इंडिया के 2 लड़के थे भाई, वो किसी क्लब को एक्सप्लोर करने गए युगांडा के। क्या हुआ, एक पाकिस्तानी दलाल था यहाँ पर, वो मतलब ऐसे ही लड़कियों से कांटेक्ट करना इस टाइप में रहता है। उसको पता चल गया कि भाई ये इंडियन आए हैं घूमने, वहाँ के हिसाब से कोई भाई ब्यूटीफुल लड़की होगी तो उसके पीछे लगा दिया। तो आपने देखा होगा अफ्रीका में बच्चों को ऐसे पीछे लटका के बांध के रखते हैं, काम करती रहती है। उस लड़की ने उन लड़कों पे केस कर दिया कि इनके बच्चों की माँ बनने वाली हूँ मैं, या तो मेरे से शादी करके इंडिया लेके चलो मेरे को, या मेरे को इतना पैसा दो। अब वो जेल काट रहे हैं। और कितना पैसे की डिमांड करी उन्होंने? वो मेरे को बता रहा था इंडिया के 30 लाख रुपए 1970 मान लो। उससे पहले इंडियन अराउंड टेक ओवर करने वाले थे युगांडा को। इतने ही इंडियंस हो गए तो मोस्टली बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस, ट्रेडिंग हो रही है वर्ल्ड में। इधर ब्रिटेन से कनेक्ट हो रहे हैं, यूएस से, हर जगह से इंडियन छाए हुए हैं। फिर वहां का डिक्टेटर आया ईदी अमीन दादा करके एक भाई, उस पे आप चीन नेट पे रिसर्च कर लेना, कोई भी एविडेंस है कि वो मतलब इंसानों को भी खा जाता था। 1972 के आसपास उसने एक नाइट को वो आया और रेडियो पे एक अनाउंसमेंट की कि जितने भी इंडियंस है ना उनको मैं सिर्फ एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, यहाँ से अब सिर्फ एक सूटकेस ले जाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं ले जाओगे, यहाँ से चले जाओ। तो ऑफिशियली 90,000 लोग बताते हैं इतने लोग वहां पर मारे गए, ओनली इंडियन कम्युनिटी। तो ईरान में मेरा एक दोस्त चला गया, बाहर घूम रहा था सिटी में, उसको उठा लिया वहां के जो इंटेलिजेंस है उसने। तो वो ये बोल रहे हैं तू जासूस है, पहले तो उस पर प्रेशर बनाया, फिर उसको सारे लैपटॉप्स वगैरह सब स्कैन किए। वो बोला यार मैं तो नहीं, बोला कि अब एक काम कर, तो हमारे लिए काम कर ले, तेरे को इतना पैसा ऑफर कर रहे हैं। और उसको ऑफर भी कहाँ का दिया, इंडिया का, न्यू दिल्ली का, किसी की एम्बेसी थी कोई कंट्री की, बोले उस एम्बेसी पे निगरानी रखनी है तेरे को। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है ट्रैवल से रिलेटेड। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है सुनील, और ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, श्रीलंका में, दुबई में, बहुत सारी कंट्रीज़ इन्होंने देखी हैं। कुछ अलग ही एक्सपीरियंसेस रहे हैं इनके। तो जैसे जैसे हमारी बातें आगे बढ़ती रहेंगी आपको पता चलता रहेगा और बहुत मज़ा आने वाला है इस एपिसोड में, तो एंड तक ज़रूर देखना। फ़िलहाल स्वागत करते हैं सुनील भाई का। वेलकम ब्रदर। थैंक यू भाई, आपके प्लेटफॉर्म पे मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। भाई आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इतने कमाल के हैं कि हमें लगा एक पॉडकास्ट होना ही चाहिए उसका। भाई युगांडा भी आपने काफ़ी ट्रैवल करा है और वहाँ पे भी आपके अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो थोड़ा युगांडा के बारे में बताओ। अगर शुरुआत करें, वहाँ आप बता रहे थे नाइट क्लब्स में कुछ स्कैम्स चलते हैं, तो अगर उनके बारे में आप बता पाओ क्या क्या चल रहा है। भाई युगांडा जो है ना वो सबसे इंटरेस्टिंग रहा है मेरे लिए। वो क्यों, देखो उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मेरी फर्स्ट कंट्री थी जब मैं लैंड किया था युगांडा में। इंडिया से मैं दुबई गया, उससे पहले मेरे को व्लॉगिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कैसे वीडियो बनाते हैं कुछ नहीं पता था। दुबई से मैंने कैमरा वगैरह लिया अपना, वहाँ से ख़रीदा, वहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, युगांडा गया। उतरते ही एक तो मतलब अजीब सी वाइब आ रही, क्योंकि यार मतलब कभी भी ब्लैक स्किन पीपल में रहे नहीं हुए ना अपन, तो एक अजीब सी वाइब आती है। और हमेशा यही सुना है कि भाई वहाँ पर लोग स्कैम कर देंगे, तुमसे पैसा छीन लेंगे ये। तो जैसे मैं उतरा, उतरते ही बोल रहे हैं कि भाई लोकल करेंसी में, मान लो कि बोले कि भाई $10 लगेंगे, बैठो 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 वहाँ छोड़ देंगे। मैं बोला ठीक है भाई। वहाँ जाते जाते उसका प्राइस बीच में $20 हो गया। बोले मैंने तो 20 बोला था, और उतारते ही उसका $30 हो गया। अरे हाँ, बाइक वाले का। फिर अंदर होटल वाला निकल, बाइक टैक्सी थी वो वहाँ बाइक टैक्सी ज़्यादा चलती है, मतलब थोड़ी डिस्टेंस पे था मेरा होटल। तो मैं सोचा बैठो और चलो आराम से। अफ्रीका का क्या वेदर बहुत मस्त होता है। अच्छा, मतलब सेम वेदर होता है वहाँ हमने पर। तो ये सुना है कि हमारे माइंड में ये इमेज आती है बहुत धूप होगी, ना गर्मी यार, होगी, भाई, धूल मिट्टी होगी। भाई सबसे मस्त वेदर रहता है, हवा बढ़िया चलती है, मस्त है भाई, क्लीन, क्योंकि वहाँ पर इतने व्हीकल्स वगैरह नहीं है ना। तो इस चीज़ पर बाद में आएंगे। तो भाई उसने पैसे बढ़ा दिए, मेरे साथ में लड़ाई करने लगे, भाई ये पैसे तो देने पड़ेंगे, नहीं तो ये सामान ले जाऊंगा मैं जो तू आया। और फर्स्ट टाइम गैजेट्स मेरे पास में, और फर्स्ट टाइम यही होता है कि कुछ छूट ना जाए, एयरपोर्ट से उतरते ही व्लॉगिंग शुरू हो जाए, कुछ छूट ना जाए, कि बाइक भी ना छूट जाए, कुछ पैसे वसूल हो जाए, पैसे वसूल हो जाए। अब पता नहीं है कितनी लंबी वीडियो बनानी, क्या एक्सपीरियंस नहीं था। अंदर से होटल वाला निकल कर आया, होटल वाला बोल रहा है कि बाइक वाले को जो भी लोकल लैंग्वेज में बात की, बोले मैं दे दूंगा इसको पैसे, जा तू। उसने उसको जो भी पैसे दिए और उसको निकाल दिया। अब क्या किया, जो होटल का प्राइस था उसने उसमें ऐड कर दिया। मैं होटल वाले को बोला भाई ये पैसे, तो बोल रहा तेरे को पता नहीं मैंने तेरे को बाइक वाले से बचाया है। कितने ऐड करे उसने? भाई उसने डबल कर दिए, मतलब $25 का होटल था तो उसने $50 कर दिए उसके। अरे बाप, बोला मैंने बचाया तेरे को, वो मारता तेरे को, मेरे को बोल रहा है। अच्छा। अब भाई फर्स्ट टाइम तो आपने बोला ना मैं उसे ही देता, फिर पैसे जब तुझे ही देने। वो तो गया, अब जाने के बाद में क्या है, जो बात बीत गई वो बीत गई भाई। पेमेंट तो नेक्स्ट डे दे रहे ना। अब वो जाते ही भी पैसा नहीं मांगा, जाते तो बोल रहा अपना ही होटल है, रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बाइक वाले ऐसे होते हैं, इनके मुंह मत लगा करो। और जैसे ही मैं उसका हिसाब करने के लिए गया, वो तो बोल रहा है भाई की, मैं बोले ये कहाँ से आया यार, इतना तो पैसा ही नहीं था। बोला पता नहीं तेरे को, मैंने बाइक वाले से बचाया, उसको कौन देगा, और बाइक वाले को मैंने पेमेंट किया है। मैं बोला भाई ये तूने कौन से डॉलरों में पेमेंट कर दिया, तूने तो $25 बढ़ा दिया इसका। अब कर क्या सकते हैं भाई, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस।
उन चीज़ों से लर्न कर सकते हैं कि भाई अगली बार ऐसा अपन पहले ही कर देंगे जो होगा वो, और ये चीज़ मतलब तो अवॉइड अब करेंगे। वैसे कोई फर्स्ट टाइम जाए तो क्या करना चाहिए उसे, अगर युगांडा या कहीं जा रहा है तो? भाई देखो, ये काउच सर्फिंग का नाम आपने भी सुना होगा। मैं ये बोलूँगा भाई, जो फर्स्ट टाइम जा रहा है ना, इस चीज़ को अवॉइड करो। जैसे मैं 2-3 बार जा चुका हूँ तो मुझे पता है, मैं बिज़नेस पर्पज़ से भी जा चुका हूँ और बिज़नेस के साथ में मैं वीडियोस वगैरह भी शूट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे आइडिया है, मैं लोगों के साथ में रहता हूँ, वहाँ के बिजनेसमैन जो लोग हैं उनके साथ में रहता हूँ, वो लोग मेरे को बताते हैं यहाँ ऐसे ऐसे होता है। तो एक चीज़ है कि आप काउच सर्फिंग फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो मत यूज़ करो। जब 2-3 बार जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस टाइप के लोग होते हैं क्या नहीं। अब मेरा कोई दोस्त था, मैंने उसको बोला भाई काउच सर्फिंग मत यूज़ करना, उसने यूज़ करके बोला भाई मैंने तो ऐसे डाला कि मैं इस कंट्री में आ रहा हूँ, मेरे पास तो रिक्वेस्ट ही रिक्वेस्ट आ रही है भाई मेरे पास रुक जाओ, मेरे पास। बोला मेरे पास तो इतने ऑप्शन हो गए, मैं तो कहीं भी रुक रहा हूँ। मैं बोला भाई ठीक है तू रुक जाना। 2 दिन बाद में फ़ोन आता है, बोले भाई कोई फ़ोन मंगा रहा है, कोई लैपटॉप मंगा रहा है। अच्छा ऐसा भी होता वो है? मैसेज करने लग जाते हैं भाई आ रहे थे फ़ोन भी लेते आना यार, आ रहे तो थे वो तो पैसे laptop भी लेते देते आना। हैं या नहीं देते? पैसे क्यों देंगे, एज ए गिफ्ट बोलेंगे यार भैया। अच्छा, यार देखो, इन काइंड में ले रहे हैं इन पैसे। काइंड मतलब उनके लिए वाइट स्किन क्या है, पैसा। ओ, वाइट स्किन, हम वाइट स्किन में काउंट हो गए उनके लिए। तो जहाँ वाइट स्किन देखी उनको वाइट स्किन नहीं दिखेगी, उनको पैसा दिखेगा। और देखो ये है भी यार वहाँ पर, मतलब गरीबी, मतलब डिफरेंस ज़्यादा है। जो अमीर है वो अमीर है बहुत, जो गरीब है वो गरीब है, ठीक है। तो जो गरीब आदमी होगा वो तो ये सोचेगा ना यार कि जैसे तैसे पैसा आ जाए, एक मेहमान आ रहा है, अमीर मेहमान आ रहा है, तो उससे एक लैपटॉप मांग ही लेता हूँ, लगे आता कि मालिक आ रहे हो तो एक लैपटॉप लेते आना, वो वाली चीज़ है। तो इसको अवॉइड करो। बाकी कोई भी टैक्सी वगैरह है तो आजकल लोकल ऐप्स चल गई हैं, जैसे एक बोल्ट करके है जो केनिया में भी चलती है, अच्छी सर्विस देती वो है। ऑथेंटिक है? हाँ Uber और वो बढ़िया है, वो चीज़ें यूज करो। और आपके साथ नहीं हुआ काउच सर्फिंग पे कुछ अलग सा? मैंने यूज ही नहीं किया भाई, कभी नहीं करा? मैंने यूज ही नहीं किया। और कभी यूज भी किया ना तो जो बोला है ना इस लोकेशन पे आ जाओ, वो आया ही नहीं वहाँ पर। एक बार रवांडा में सोचा यार, रवांडा को तो सिंगापुर बोलते हैं अफ्रीका का, चलो रवांडा में यूज कर लेते हैं। तो एक लड़का था, वो बोला भाई आ जाना। वो आया, मैं स्टैंड पे पहले तो 1 घंटे खड़ा रहा, वो आया नहीं। फिर 1 घंटे बाद में आया, वो मेरे को कोई ऐसे स्लम नहीं होते उसमें ले गया, छोटा सा रूम, और उसमें 2-3 दोस्त कोल्ड ड्रिंक पीने लग रहे ऐसे ही छोटे छोटे कपड़े पहन के। मैं सोचा ये किडनैप विडनैप तो नहीं करेंगे यार। बोले भाई सो जाओ यहीं, थोड़ी देर रुको, मेरा जो फ्लैट है ना उस पर कोई लॉक लगा के गया है, वो लॉक खुलेगा ना तब ले चलूंगा वहाँ। और भाई दिमाग खराब, मैं सोचा यार फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, कहीं यहीं कैदी ना बन जाए। सही बात है। कहाँ सिंगापुर आ गए, कौन सा सिंगापुर है ये। बट वो लड़का मतलब ठीक था, उसकी वो बोले यार भाई, मतलब 2-3 घंटे बाद में उसने बोल दिया यार, वो मेरा कोई पार्टनर था, वो की वगैरह लेके गया, वापस देख लो। अब फिर मैंने ऑनलाइन देखकर बुक किया, फिर कहीं गया। ये चीज़ें हैं। अब यार मैं तो ये बोलूँगा, अगर आप जा रहे हो ना अफ्रीका, थोड़ा अवॉइड करके चलो, अगर आपका कोई नोन नहीं है तो। होटल सेफ ऑप्शन है, फिर भी होटल वगैरह होटल बुक सेफ करना। ऑप्शन है, booking.com के थ्रू बुक करो। booking.com वर्ल्ड वाइड, booking.com में इतना पावर है कि booking.com की बुकिंग को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, और जो जितना पैसा दिखा रहा है उससे ऊपर भी नहीं ले सकता। इंडिया में भी आप कभी ट्राई कर लेना, booking.com से जो होटल बुक करोगे ना, जैसे ये आजकल ओयो वगैरह में कितने चल रहे हैं, आप वहाँ जाओ, वो बोलेंगे कि भाई ये रेट तो है ही नहीं, रितेश से बात कर ले, वो ही दे देगा, अग्रवाल से बात कर ले या ओयो वालों से बात कर ले, हमारा सिस्टम नहीं है इतना, हमारा तो पैसा खा के बैठा हुए हो। ऐसे ऐसे होटल भी देखे मैंने कई बार, जैसे अपन जाते हैं ना कहीं घूमने और अच्छा खासा पैसा दे के बुक करो, तब भी बोलेंगे भाई हमारा तो पैसा फंसा पड़ा है में 3-4 लाख रुपए, और कहाँ देख लिया आपने इतना पैसा, 3,000 रुपये, हमारे तो रेट 6,000 है। तो booking.com के थ्रू करो, booking.com की बुकिंग को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, इतना पावर होता है उसमें। और क्या क्या स्कैम्स देखे आपने युगांडा में फिर? भाई एक स्कैम है ना, वहाँ के लोकल लोगों ने मेरे को एक स्टोरी बताई इंडिया की। इंडिया के 2 लड़के थे भाई, वो किसी क्लब को एक्सप्लोर करने गए युगांडा के, और आराम से भाई हो सकता है मल्टीपल डेज एंजॉय कर रहे हो, वहीं रह रहे हो काफ़ी टाइम से। ये रियल स्टोरी है। अपने शायद यूपी के कोई भाई है, उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़ा मार्ट कर रखा है, उन्होंने बताई मेरे को स्टोरी। तो बोले वो क्या हुआ, एक पाकिस्तानी दलाल था यहाँ पर, वो मतलब ऐसे ही लड़कियों से कांटेक्ट करना इस टाइप में रहता है। उसको पता चल गया कि भाई ये इंडियन आए हुए घूमने, तो उसने कोई वहाँ के हिसाब से कोई भाई ब्यूटीफुल लड़की होगी, उसने उन पीछे लगा देते हैं वो, तो उसके पीछे लगा दिया। अब भाई वहाँ के क्या है, वहाँ का कल्चर ऐसा ही है, वहाँ शादी नहीं करते हैं लेकिन बच्चे कर लेती हैं वहाँ की लेडीज़। वहाँ की आपको सिंगल मदर बहुत सारी मिल जाएंगी। वहाँ आपको देखो चावल बेचती हुई लेडीज़ें, फ्रूट बेचती हुई, वहाँ पर आपको मैन कम मिलेंगे, वुमेन ज़्यादा मिलेंगी।
मतलब जो डेली रोज़मर्रा के जो रोज़गार होते हैं वो करती है। वो इसलिए करती हैं, मान लो किसी ने बिना शादी की वो बच्चे हो गए 2-3 और वो छोड़ के चला गया, अब क्या करेंगी, बच्चों को कैसे पालेंगी। तो आपने देखा होगा अफ्रीका में बच्चों को ऐसे पीछे लटका के बांध के रखते हैं, काम करती रहती है वो। तो भाई उस लड़की ने उन लड़कों पे केस कर दिया कि इनके बच्चों की माँ बनने वाली हूँ मैं, और हाँ, या तो मेरे से शादी करके इंडिया लेके चलो मेरे को, या मेरे को इतना पैसा दो। अब वो जेल काट रहे हैं। अच्छा, रियल स्टोरी है, रियल। और कितने पैसे की डिमांड करी उन्होंने? डिमांड ये मान लो कि वो मेरे को बता रहा था इंडिया के 30 लाख रुपए। और 30 लाख। अब वो भाई तो घूमने गए थे, उनको क्या पता। और वो पाकिस्तान का दलाल था, वो काम ही यही करता है भाई वहाँ पर, फंसाता है, फंसाने का काम करता है वो तो। बाप रे। तो वहाँ घूमने गए थे, तो हमने पूछा, वो बोला यार हमारा पहले सूडान में मार्ट था ऐसे। तो मैं बोला यार भैया थोड़ा बताओ किन चीज़ों से बच के रहो। बोले यहाँ सबसे ज़्यादा बच के रहो, बोले लड़कियों से। 2 मिनट में कब तुम पे इल्ज़ाम लगा देंगी ना, पता भी नहीं चलेगा। क्या करोगे यहाँ, तारीख भुगतोगे, कौन भुगतेगा तुम्हारी तारीख यहाँ कोर्ट में। कितने दिन रहोगे, आए हो तुम मुश्किल से 10-15 दिन यहाँ घूमने, यहीं फंस के रह जाओगे। कब साबित होगा तुम पे जुर्म, तुम्हें इनोसेंट हो कि गिल्टी हो, क्या हो, वो तो बाद में पता चलेगा। तो ये बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है वहाँ पर। वहाँ के मैंने देखी छोटी छोटी लड़कियाँ है ना, बच्चे लेकर घूमती रहती हैं भाई, क्योंकि वहाँ का कल्चर है। वहाँ का कल्चर कैसे आया, जैसे मान लो बेल्जियम ने रवांडा और जैसे बुरुंडी इधर मतलब राज किया इन पर, फिर 1962 के समथिंग इनको ये स्वतंत्र हुए उनसे। तो ये लोग क्या है, इनकी मेंटलिटी है ना, पैसा उनके जैसा है नहीं बट मेंटलिटी उनकी जैसी है। मतलब फॉलो वो चीज़ करना चाहते हैं बट जेब अलाउ नहीं करती, बट फिर भी ज़बरदस्ती उसी चीज़, क्योंकि उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। मतलब आज कमाएंगे आज ही उड़ा दिया। तो ये लोग क्या है, जैसे उनके जैसे उन्होंने बेल्जियम और जैसे फ्रांस, इन्होंने इन पे वो किया हुआ है, अरे एक मिनट, रूल करा है। जैसे अंग्रेजों ने इन पर रूल किया हुआ है, जैसे बेल्जियम हो गए, फ्रेंच हो गए, ब्रिटेन हो गया, इन्होंने इन पर रूल किया हुआ है। तो इनकी जो थिंकिंग है ना, ये उनसे मैच करना चाहते हैं। चाहते क्या है, मतलब देखा ही ये उन्होंने भाई। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंग्रेजों की, अंग्रेज चले गए लेकिन इंडिया में आज भी छोड़ गए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रूल रेगुलेशन इंडियन गवर्नमेंट में मान लो आप, बहुत सारे अपने ऑफिसेज मान लो, ट्रेन्स के रूल्स मान लो, और भी वो पार्टीशन के रूल मान लो, गवर्नमेंट ऑफिस में जो स्ट्रक्चर होता है वो रूल्स मान लो, वो भी आज उसी के अकॉर्डिंग है। तो वो लोग क्या है, वो उसी चीज़ को, जैसे मान लो पूरे दिन 5 दिन कमाया उन्होंने, तो उड़ा देंगे, सैटरडे संडे को उड़ा देंगे उस पैसे। कहाँ उड़ाते हैं वो पैसा? यही क्लब में नशा चले पत्ता? जाएंगे, मतलब रईस ही वही दिखाएंगे। 2 दिन में फुल रईस बन जाएंगे, अगले दिन फिर वही मजदूरी, उस दिन तो रईस बन जाएंगे। मैंने मेरी आंखों से देखा हुआ भाई, मतलब एक गांव में देखा हुआ है। आप सिटी का छोड़ दो, गांव में लोग पास में फार्म है, वहाँ पर फार्मिंग का काम करके आते हैं। और गांव में क्या है, छोटे छोटे वो बने हुए ठेके, जो देसी ठेके होते हैं ना इंडिया में, वहाँ पर ऐसे ठेके बने होते हैं। एक स्पीकर लगा देते हैं, 1-2 लड़की खड़ी कर देते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्शन बना रहे। वो लोग आएंगे वैसे ही, मतलब पूरा जैसे लगेगा कि फार्म में काम करके आए हैं, कपड़े फटे, वहाँ आके उड़ाएंगे पैसे, पी रहे हैं देसी पौवा पी रहे हैं, घर वाले उठा के ले जा रहे हैं, पैसे ख़त्म। ये चीज़ है। तो डर भी लगता है 24 घंटे, मतलब या सेफ फील होता है? जैसे यूरोप वगैरह में घूम रहा हो इंसान, तो सेफ फील होता है कि भाई टूरिस्ट ही है, बहुत सारे लोग आ रखे हैं। वहाँ कैसा फील होता है जब आप घूम रहे होते हो, या उस कंट्री का माहौल कैसा लगता है? देखो यार, इस चीज़ में है ना, मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारी जो चीज़ें ना इंसान से गरीबी करवाती है। उनका माइंड तो वैसा ही है, सिविक सेंस तो वही है। प्लास्टिक वो रोड पे नहीं फेंकेंगे, केला अगर वो बस में बैठ के खा रहे हैं तो उस केले को उस बस के अंदर ही डालेंगे, साइड में, नीचे नहीं फेंकेंगे। फेंक दिया, गाड़ी वाला रोक लेगा वहीं देखते ही कि तूने केले का छिलका नीचे क्यों डाला। अच्छा, वो इतने सिविक सेंस हैं। और मतलब वही अंग्रेजों वाली टोन, वही थोड़े से रूल रेगुलेशन। बट क्या है, फिर पॉकेट अलाउ नहीं करती, जेब में पैसा नहीं है, तो फिर वो थोड़ा स्कैम होना। अब आप देख लो ब्रिटेन में क्या कम स्कैम है यार। लंदन में, जैसे लंदन बड़ी सिटीज़ में चले जाओ आप, कम स्कैम हो गए क्या वहाँ पर? कितनी गरीबी है, कितने होमलेस है वहाँ पर, जगह जगह कितनी गंदगी है। तो जहाँ पर यार गरीबी आएगी ना, वहाँ पर स्कैम्स अपने आप ही आएंगे। पर जैसे वहाँ पे अमीर लोग भी हैं, आप कह रहे हो, तो वो किस लेवल का एंजॉय ले रहे हैं वहाँ पे? वो क्या, वो तो भाई आर पार एंजॉय ले रहे हैं। क्या क्या उनके पास? उनके पास गवर्नमेंट है, उनके पास में अमीर लोग मतलब आलीशान तरीके से, आलीशान तरीके से। इंडिया के रईसों को जानता हूँ भाई मैं। इंडिया के 5 स्टार जो होटल्स हैं उनको जानता हूँ मैं, उनसे मिला हुआ हूँ। अच्छा, एक से बढ़ के एक शानदार होटल है उनके वहाँ पर, एक से बढ़ के एक बिजनेस है उनके वहाँ पर, और गवर्नमेंट में ऊपर तक पहुँचे उनकी, आलीशान तरीके से जीते हैं। और वर्कर कितने में मिलता है?
जैसे मान लो आप यहाँ पर, जैसे मान लो ये अपना घर है और मैं यहाँ पर एक सर्वेंट हायर करना चाहता हूँ, तो 3,000 में तो वो खाना भी बनाएगा, झाड़ू पोछा भी करेगा, 24 घंटे यही रहेगा, और मैं जाऊँगा तो मेरे को जूते भी पहनाएगा। हाँ, ये मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। इंडिया के एक बिजनेसमैन रहते हैं बुरुंडी में, उनके वहाँ पर खाना बनाने वाला लगा है, सारा इंडियन खाना बनाना आता है उसको। उन्होंने हमें समोसा सब कुछ बना के खिलाया। मैंने बोला भाई इसकी सैलरी कितनी है? बोले 3,000 रुपये। मेरे को सुबह उठाना, शाम को आता हूँ, तब तक वाइफ की तरह ख्याल रखता है वो। देख लो आप, 3,000 रुपये में। बाप रे। तो अब आप देखो डिफरेंस पैदा क्यों नहीं होगा। उल्टा क्या है, फिर मेडिकल सुविधाएं लेने जाओगे तो महंगी, एक्सपेंस। कोई सोचेगा अफ्रीका घूमने जा रहा है तो अफ्रीका सस्ता। अफ्रीका सस्ता नहीं है भाई, महंगा है। फ्लाइट महंगी, अफ्रीका की महंगी फ्लाइट है। अफ्रीका फ्लाइट जितना तो मैं यूके चला जाऊँ, यूके की कितनी की 15-20 हज़ार की फ्लाइट होगी, थोड़ी महंगी हो गई। अब 25 की होगी, अब तो महंगी होगी। 40 की होगी, 35-40। अब कई बार आना दिखाता जाना है जैसे- 70-80 हज़ार में होता है। कई बार। अब रिटर्न बता रहे होगे एक हाँ, साथ, आना जाना वन साइड में बता रहा हूँ। जितने में आप यूके जा रहे हो ना, उतनी अफ्रीका की फ्लाइट है। आप चीज़ें ऑनलाइन देख लेना, ज़्यादा ही मिलेगी। भाई अब तो वैसे भी सारी फ्लाइटें बहुत महंगी फिर क्या है, वहाँ पर महंगाई है, सारी चीज़ें तो इंपोर्ट करते हैं बाहर से। पूरा फार्मास्यूटिकल जो फार्मा का जो दवाइयाँ वगैरह पूरी इंडिया से जा रही है वहाँ पर, तो महंगाई तो होगी। ये चीज़ें। युगांडा में इंडियंस है भाई? युगांडा में इंडियंस खूब है। और मैं ये बोल रहा हूँ, आप अफ्रीका छोड़ो, आप इस वर्ल्ड में नॉर्थ कोरिया वगैरह को छोड़ दो, 1-2 कंट्री को, उसके अलावा इस वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, इंडियन आपको जरूर मिलेगा। हाँ, इंडियन तो भाई इंडियन हर जगह मिलेंगे। और अभी के नहीं कि अभी भाई स्टूडेंट वीजा पे जैसे ये कनाडा यूएस जाते हैं, ये नहीं, पुराने लोग मिल जाएंगे जो ट्रेडिंग करते थे पुराने टाइम में, अंग्रेजों के टाइम से। क्योंकि अंग्रेजों का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वो अपना काम निकलवाने के लिए मजदूर भेजते थे यहाँ से। अब श्रीलंका में जो तमिल है वो इंडिया से माइग्रेट हुए अंग्रेजों ने, वहाँ पर चाय पत्ती मिली उनको वहाँ पर, और उनको वहाँ से निकालनी थी तो पटरियों का जाल बिछा। ऐसे युगांडा में भी जैसे ट्रेडिंग का मतलब कनेक्टिविटी की इन्होंने। तो इंडियन 1972 के आसपास का जो मतलब 1970 मान लो, उससे पहले इंडियन अराउंड टेक ओवर करने वाले थे युगांडा को। इतने ही इंडियंस हो गए थे, मोस्टली बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस, ट्रेडिंग हो रही है वर्ल्ड में। इधर ब्रिटेन से कनेक्ट हो रहे हैं, यूएस से, हर जगह से इंडियन छाए हुए हैं। फिर वहाँ का डिक्टेटर आया, ईद अमीन दादा करके एक भाई, उस पर आप चीन नेट पे रिसर्च कर लेना कोई भी, उस पर मतलब एविडेंस है कि वो मतलब ह्यूमन मतलब इंसानों को भी खा जाता था। देख लो, इतना खतरनाक आदमी था। अपनी फैमिली के लोगों को नहीं छोड़ा पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए। जैसे नॉर्थ कोरिया में बोलते हैं ना कि भाई जो फैमिली वगैरह को साइड कर देते हैं, पॉलिटिक्स में कोई आगे बढ़ता है, उसने अपनी फैमिली के लोगों को नहीं छोड़ा। हाँ, 1972 के आसपास उसने एक नाइट को वो आया और रेडियो पे एक अनाउंसमेंट की कि जितने भी इंडियंस हैं ना, वो उनको मैं सिर्फ 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ, यहाँ से अब सिर्फ एक सूटकेस ले जाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं ले जाओगे, यहाँ से चले जाओ तुम। अब इंडियंस के पास में कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ ने भाई वो यूँ बोलते हैं ना, वो समय रहना वाली बात है कि भाई जब तुम्हारी पॉपुलेशन कम होती है तो ज़्यादा डेयरिंग बनने की भी ज़रूरत नहीं है। अब वो अपना कॉन्सेप्ट है भाई, डेयरिंग बनना भी पड़ता है अपने हक के लिए काफ़ी बार, है ना। तो वो कुछ लोग डेयरिंग बने बेचारे। ऑफिशियली 90,000 लोग बताते हैं, और अनऑफिशियली तो अब डेटा आपको पता ही, ऑफिशियली और अनऑफिशियली में जहाँ डिक्टेटरशिप होगी वहाँ कितना डिफरेंस मिलेगा। इतने लोग वहाँ पर मारे गए थे, ओनली इंडियन कम्युनिटी। ऐसी क्या हेट थी भाई इंडियन से? भाई उसको लग रहा था वहाँ के लोकल्स में, यार किसी भी कंट्री में लगा लो कि इंडियंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे कनाडा में कई बार नहीं होता कि इंडियंस हो गए, ये लोग यहाँ ये गंदगी फैला रहे हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर हो गया था कि यार हम तो मजदूर बन के रह गए, बिजनेस तो इंडियंस के हो गए, हम क्या करेंगे। तो यूएस में भी तो होता है ब्लैक स्किन वाइट स्किन, ब्राज़ील में भी होता है ब्लैक स्किन वाइट स्किन, वैसे उनमें आपस में विवाद हो गया था। तो उसने भाई देख लो 1 लाख लोग कितने होते हैं, मतलब 100 दिन, लगभग 100 दिन या पता नहीं कितने दिन के अंदर वो धीरे धीरे उतना आंकड़ा इतना हो गया था। अरे बाप रे। और अब फिर इंडियंस के लिए सेफ है? अब फिर आ गए उसके बाद Indians? क्या हुआ, उसके बाद में कुछ जो इंडियंस थे ना, जो गुजराती थे, वो पटेल्स, मैक्सिमम पटेल, वो यूएस चले गए, उन्होंने होटल्स खोल लिया। अब यूएस में जाओ, होटल चेन इंडिया की मिलेगी, पटेल मोटल्स कुछ ऐसे करके, लगभग इंडियंस। कुछ यूके चले गए, कुछ कनाडा चले गए कुछ सरदार जी उधर भी गए हैं। मतलब ऐसे धीरे धीरे वो इंडिया बहुत कम वापस आए। अब जो माइग्रेट एक बार भाई हो चुके हैं, वो फिर माइग्रेट दूसरी कंट्रीज में चले गए, क्योंकि यहाँ भी तो उनको कोई पर्पज होगा यहाँ से वहाँ जाने का भी।
कुछ भी होगा बिजनेस का होगा, तो वो अब उन्होंने वहाँ जाके अपनी कम्युनिटी बना ली। अच्छा। अब जैसे ही उसकी डिक्टेटरशिप वहाँ से हटी, उसके बाद में वहाँ पर नई गवर्नमेंट आई, थोड़ा सा स्ट्रक्चर सुधरा, लोकतंत्र बहाल हुआ वहाँ पर थोड़ा तो उसके बाद में ये मानो कि अभी इंडियन काफ़ी है वहाँ पर, अच्छे बिजनेस भी कर रहे हैं वहाँ पर। ओके। और हिंदी वगैरह बोलते हैं। इंडियंस तो हिंदी बोलेंगे, इंडियंस हिंदी और बोलते वहाँ पे मतलब जैसे अपने हिंदू टेम्पल्स वगैरह भी हैं। हैं? खूब है, खूब है। अच्छा। बट मैक्सिमम जो टेम्पल्स है ना, मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, गुजराती लोगों के अंडर में है, और भाई बहुत अच्छा उनका मेंटेनेंस करते हैं वो लोग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स मिलेंगे। इंडिया से पुजारी गए हुए हैं, उनको सैलरी देते हैं वो लोग बहुत अच्छे से, और उनका मतलब गेट टुगेदर होता है। मतलब अब जैसे इंडियन कम्युनिटी रहती है मान लो किसी सिटी में, तो उनका ये भी तो रहता है सारे बिजनेस वाले एक जगह बैठे हैं, एक दूसरे की हेल्प करें। तो उनका वीक में जैसे फ्राइडे रख लेते हैं या सैटरडे रख लेते हैं, वो एक जगह बैठेंगे उस दिन, जैसे भंडारा नहीं होता ऐसे वो वहाँ पर खाना बनाते हैं बहुत सारा, और जैसे भजन वगैरह करते हैं वो करेंगे, और एक साथ मिलते बैठते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किसी को दिक्कत आ रही हो तो उसकी हेल्प करते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनमें, अच्छा बॉन्ड है। अभी भाई जो ईद अमीन दादा था ना, तो इसकी स्टोरी इजराइल के साथ भी इसका बहुत तगड़ा पंगा हुआ है एक बार। अभी एंताबे एयरपोर्ट है जहाँ पर मैंने लैंड किया था, तो मैं इसलिए भी डर गया था। वो एयरपोर्ट क्या है, लेक विक्टोरिया है, जो तंजानिया को टच करती है, केनिया को और युगांडा को, इनको टच करती है। अच्छा। कॉमन है मतलब उनके वो टच। तो उस जो लेक है ना उसके बिल्कुल साथ में बना रखी है ये जो एंताबे एयरपोर्ट है। ठीक है। तो भाई वहाँ मैं उतरा, और वो कहानी मेरी स्टोरी पहले से सुनी हुई कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे इजरायली लोगों को बंधक बना लिया था। एयर फ्रांस का कोई प्लेन था, उसको उन्होंने तो भाई उसमें क्या था कि इजराइल ने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे लोगों को छोड़ दो। यूएसए पे प्रेशर डलाया, तो ईद अमीन दादा बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लोगों को मरने नहीं दूंगा, लेकिन मैं छुड़वा नहीं सकता, इतना गारंटी लेता हूँ, मरने नहीं दूंगा लेकिन छुड़वा नहीं सकता इनको। ज्यूस कम्युनिटी है ना, उनको उन्होंने पकड़ लिया था। ज्यूस के साथ आपको पता ही है वर्ल्ड में आपस में होता ही है, चल ही रहा है, बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। तो भाई इजराइल ने फिर वो सोचा कि अब भाई कुछ नहीं होना है, अब तो खुद ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। वर्ल्ड का सबसे आज तक का हिस्ट्री में दर्ज है वो ऑपरेशन थंडरबर्ड, कुछ ऐसे करके नाम है उसका। उसमें जो नेतन्याहू है ना, नेतन्याहू का भाई उसमें शहीद हो गया था। वहाँ पर जब ऑपरेशन करने गए थे वही लीड कर रहा था, लेफ्टिनेंट या कर्नल की पोस्ट पे था वो। तो उन्होंने क्या, रात को अपना प्लेन लेकर गए वो, और उन्होंने एक प्लान बनाया कि इस रिवर में उतर जाते हैं और फिर इसमें तैरते हुए हमारे कमांडो चले जाएंगे, छुड़वा लेंगे। और इन्होंने क्या कर रखा था, एक पुराना एयरपोर्ट था जो लगभग क्लोज हो चुका था, उनमें बंधक बनवा दिया इसने, और फुल सिक्योरिटी अपनी लगवा दी युगांडा की कि भाई ये अपने ही लोग हैं, इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किनको, जिन्होंने उनको वो अपहरण कर रखा था, उन लोगों को सिक्योरिटी दे दी इन्होंने, जो टेररिस्ट थे उनको। टेररिस्ट इनसे मिले हुए थे युगांडा, टेररिस्ट वहीं तो प्लेन लैंड करवाएंगे जहाँ की गवर्नमेंट के साथ में उनके रिलेशन है कि यहाँ पर अपने को सुरक्षा मिलेगी। तो इजराइल ने बोला कि अब बहुत हो गया, अब तो खुद ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो रात को उन्होंने प्लेन उतारा वहाँ। भाई हिस्ट्री में आज भी दर्ज है, सिर्फ एक लेडीज की मौत हुई थी, वो भी हॉस्पिटल में पहले ही चली गई थी, उसको कोई लग गई थी कहीं पर। अच्छा। क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट पे नहीं थी वो, किसी को नहीं मरने दिया उन्होंने, एज इट इज वहाँ सबको ले गए वो एयरलिफ्ट करके। बहुत तगड़ा ऑपरेशन है। और उसमें नेतन्याहू का भाई जो आज बहुत सेक्रीफाइस किया इनकी फैमिली में, क्योंकि इजराइल में रूल है ना कि भाई सबको कुछ ईयर्स हैं कि ये मिलिट्री सर्व करनी पड़ेगी। हम इथोपिया घूम रहे थे एक बार, तो इजराइल के लड़के घूम रहे थे, वहाँ लड़ाई शुरू हो गई। वो बोला सब कैंसिल भाई, मैं हमारी तो फ्लाइट है, हम वापस जा रहे हैं। क्या हो गया? बोल भाई लड़ाई शुरू हो गई, मिलिट्री में जाना है, अब तो लड़ाई में ही होंगे, पर जिंदा बचेंगे, नंबर ले लो, जिंदा बचे तो आ जाना कभी घूमने। ये वाला सीन है। क्रेजी है भाई यार, क्रेजी है भाई इजराइल के यार। इसी तो वो जो मोसाद है ना उनका, इसीलिए तो उनको बहुत तगड़ा मानते हैं। मतलब ऐसे ऐसे ऑपरेशन कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। और एक ही को ऑपरेशन की प्लानिंग 50-50 साल पहले हिजबुल्लाह के साथ में क्या किया उन्होंने, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जो वायरलेस फोन पे। तो बहुत खतरनाक लोग हैं। वहाँ देख लो ना आप, ईरान में क्या किया, अपन नितिन गडकरी वगैरह ये गए हुए थे, उन्होंने शपथ ली थी, नया प्रधानमंत्री कौन बना था, तो सब देशों के जो बड़े बड़े नेता थे गए हुए थे। वो बंदा उसी होटल में सोया हुआ एक स्पेसिफिक रूम में। हमास का कोई लीडर भी अटेंड करने गया, तो उनको पता चल गया हमास का लीडर भी यहाँ है। उन्होंने ऐसी मिसाइल मारी, उसी के रूम में गई है वो। होटल तो बहुत बड़ा था, कहीं भी जा सकती थी, उसी के रूम में गई है और उसी इंसान को मारा, बाकी को पता भी नहीं चला ये मर गया क्या। टेक्नोलॉजी तो नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल है टेक्नोलॉजी, बहुत तगड़ी। तो ईरान में इसीलिए तो ईरान वाले लोग बहुत सतर्क रहते हैं भाई। ईरान के लोग बहुत प्यारे हैं यार,
मेरे को कुछ कंट्रीज है जिनके लोगों पे बहुत दया आती है। एक तो पाकिस्तान के लोग, ये बेचारे, इनको अलग ही स्कैम में फंसा रखा है गवर्नमेंट ने। मतलब लोग ठीक है, वहाँ के लोग ऐसे ठीक है, मैं बताता हूँ, रियलिटी कुछ होता है और है, लोगों को बताया कुछ और जाता है और उसी चीज़ को मान लेते हैं। अपने इंडिया में तो काउंटर क्वेश्चन करते हैं भाई, बच्चे काउंटर क्वेश्चन करने लग गए 5th क्लास के कि भाई ये चीज़ है तो कैसे है, क्यों है। वो लोग काउंटर क्वेश्चन नहीं करते। श्रीलंका के लोग बहुत प्यारे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं, कुछ लेना देना नहीं, साइलेंट रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। ईरान के लोग बहुत प्यारे हैं। तो ईरान में मेरा एक दोस्त चला गया, तो भाई वो बाहर घूम रहा था सिटी में, उसको उठा लिया वहाँ के जो इंटेलिजेंस है उसने, और उसके वो जो फंदा लगाते हैं ना, फांसी का फंदा लगाते हैं, वैसे वो ब्लैक सा पहना के ले गए। वो डर गया कि भाई आज तो तू गया, तूने तो कुछ किया भी नहीं। जेल में रखा उसको एक दिन कि भाई ये थोड़ा सा इसको पहले सीधा करते हैं, फिर उसको निकाला। हाँ बचना चाहता है, बोले हाँ तो एक काम कर, हमारे लिए जासूसी कर तू। अच्छा, हाँ वो कहाँ, कोई इंडियन भी नहीं था बाहर का लोग, वो कहाँ का था? यार ईरान एक ऐसी सेंसिटिव जगह है ना जहाँ पर पूरे वर्ल्ड ने अपने अपने जासूस, मतलब जैसे इजराइल है, इजराइल आज इनकी लड़ाई चल रही है तो आज इसे थोड़ी प्लांट कर रहा है अपने जासूस, इसको तो साल हो गए प्लांट करते हुए। तो कोई भी कहीं का बंदा चले जाओ वो ये सोचेंगे ये जासूस है, तो वो ये बोल रहे हैं तू जासूस है। पहले तो उस पर प्रेशर बनाया, फिर उसको सारे लैपटॉप्स वगैरह सब स्कैन किए। वो बोला यार मैं तो नहीं हूँ। उसके बाद में जब वो बोला ना मैं नहीं हूँ, और उन्होंने स्कैन करके सब बोला कि अब एक काम कर, तो हमारे लिए काम कर ले, तेरे को इतना पैसा ऑफर कर रहे हैं। और उसको ऑफर भी कहाँ का दिया, इंडिया का, न्यू दिल्ली का, किसी की एम्बेसी थी कोई कंट्री की, बोले उस एम्बेसी पे निगरानी रखनी है तेरे को। बताओ। उस लड़के को वो लड़का बोला ठीक है मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करूंगा, थोड़ा वो नर्वस हो गया। वो लड़का वहीं से टिकट वगैरह बुक करके सीधा एयरपोर्ट। अब उस लड़के के नंबर भी पता नहीं उन्होंने कहाँ से निकाले। बस जब वो बस से जा रहा था ना, तब भी उसके पास फ़ोन पे फ़ोन पुलिस की। हाँ भाई क्या सोचा, हाँ भाई क्या सोचा, उसको फ़ोन पूरा तो ट्रैक फिर पे। उसने यहाँ के इंडिया के ऑफिशियल्स को बताया कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ? पैनिक हो गया, डर गया, ऐसा कुछ जेल वेल में ज़्यादा रखा भी नहीं उसने, बेचारे ने व्लॉगिंग ही छोड़ दी फिर। सबसे अच्छा काम कर दिया उसने, समझो भाई। इतने सारे टूरिस्ट गए या ट्रैवलर्स गए हैं इंडिया से, ये तो पहली बार सुना है किसी को ये भाई कह पकड़ दिया। लेते हैं यार, अब तालिबान वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके पास में 10 मिनट में पूछताछ करने जितनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो तुम्हें रखेंगे। जैसे पाकिस्तान वाले का, पाकिस्तानी को 3 महीने जेल में रखा है उन्होंने। हाँ, 2 पाकिस्तान महीने से तो हेट 2 करते महीने हैं से वो। ज्यादा बता रहा था, उसको पकड़ लिया उन्होंने। बोले तो उसका पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का बंदा है। वो बोला नहीं हूँ, जेल में रखा। उसकी दाढ़ी इतनी इतनी होगी जब तक निकला तब तक। और बोले वो मेरे को बता रहा था, बोले खाने के नाम पे क्या है, पानी। अच्छा, खाना क्या है वहाँ पर, पानी, लो पी लो पानी, लो पी लो पानी। और वो भी पता नहीं कैसा पानी, और देंगे तो थोड़े से चावल वावल कुछ पकड़ा देंगे तो पकड़ा देंगे। भाई साहब, वो बोलेंगे तुम्हारा लैपटॉप स्कैन होने के लिए गया हुआ है, अभी हो रहा है, अभी लेबोरेटरी में है, अभी ये स्कैन चल रहा है, अभी हम डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तुम्हारा कब 2-3 महीने निकाल देंगे पता नहीं चलेगा। भाई साहब, इंडियन के साथ में नहीं करते वो लोग। इंडियंस इंडियंस को तो बहुत प्यार करते हैं भाई, इंडियन के साथ में अफगानिस्तानी बहुत प्यार करते हैं। अफ्रीकन कैसे रहते हैं इंडियन टूरिस्ट के साथ? बढ़िया रहते हैं यार देखो इंडियन टूरिस्ट के साथ में मिक्स है। कुछ लोग है ना, ये भी नजरिया है कि यार ये धीरे धीरे टेक ओवर करते जा रहे हैं, मतलब बिजनेसेस में कुछ लोग। अफ्रीका में भी? हाँ यार, तुम एक बात मानो, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, वहाँ तुम नौकरी करते हो, तुम्हें सैलरी 3-4 हज़ार रुपये मिलती है, तो धीरे धीरे दिमाग में नहीं हो जाएगा यार ये तो करोड़ों कमा रहा है, मेरे को 4-5 हज़ार रुपये ही दे रहा है, और देश मेरा है। और देश मेरा है, और ये बाहर के आके ये लोग कर रहे हैं और डांट मार के काम करवा रहा है। इंडिया का कहीं काम कर रहे हो, इंडिया का बॉस डांट मारे तो फिर भी चलो अपन बाहर जाके गोसिप कर लेंगे यार ये है ये वो है, लेकिन बाहर का कोई डांट मारे तो ग्रुप नहीं बन जाएगा, अरे ये देखो बाहर का है, ये अपने ऊपर ये कर रहा है, ये कर रहा है। वो कुछ लोगों की चीज़ में है, कुछ लोग बहुत अच्छा भी मानते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा भी मानते हैं, क्योंकि यार जब बाहर की कंट्री में आप जाके रह रहे हो ना, तो बहुत तरीके से रहना पड़ता है, बहुत प्यार से डील करना पड़ता है लोगों को। कोई भी नस्ल भेद टिप्पणी कर दी तुमने तो गए तुम काम से। कोई काम पे आ रहा है किसी को, ह्यूमन राइट्स बहुत जानते हैं अफ्रीका के लोग, यूरोप से पढ़े हुए हैं। समझो उस चीज़ को, अपन फिर भी इग्नोर कर देते हैं। तुम किसी की वीडियो बना लोगे, वो सीधा बोलेंगे कि किसकी परमिशन से वीडियो बनाई। यहाँ तो अपने प्रैंक व्रैंक करते रहते हैं, हद पार कर रखी है कंटेंट क्रिएटर्स ने। वहाँ तो तुम किसी का वीडियो बना लेंगे ना, सीधे बोलेंगे, गरीब से गरीब आदमी जो गाँव में रहता है वो बोलेगा किसकी परमिशन से वीडियो बनाई तूने। अच्छा जी, उन्हें अवेयर है कि ये हमारे साथ ये मेरा राइट है, मेरी परमिशन के बिना तुमने वीडियो कैसे बनाई। तो इंडियन के पास सिर्फ एक ही काउंटर रहता है, कॉमन काउंटर, कि आई एम फिल्मिंग माई सेल्फ, आई एम कैप्चरिंग माई सेल्फ। ये एक कॉमन काउंटर है जो बोलना पड़ता है वहाँ पर, उसके अलावा तुम कुछ नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो मेरे को कैप्चर कर रहा हूँ, तो फ्रेम में आ गया तो मैं क्या करूँ। अब इसके मैं बताता हूँ, इसमें मेरा एक दोस्त था, वो तंजानिया की ट्रेन में जा रहा था,
अब तंजानिया में ट्रेन ऐसी है, वो किसी की गिफ्ट की हुई है, मतलब वहाँ पर 2-3 ट्रेन ही चलती है, तो वो ट्रेन ऐसी है, उसका टाइम 1 दिन है, बट वो 2-3 दिन में तुम्हें आराम से पहुँचाएगी, बीच में रुक जाएगी, ज्वाइंट होगी, ये होगी, बट उस ट्रेन में क्लब है कि लोगों को टाइम पास हो जाए। ट्रेन में क्लब बना रखा है। ट्रेन के अंदर क्लब है, तुम बियर ऑर्डर कर सकते हो, जाके पी सकते हो, कुछ भी कॉफ़ी बनवाओ, कुछ सब कुछ है ना, डांस वांस चलता है, डीजे चलता है। अब वो दोस्त नया नया व्लॉगिंग शुरू की थी, उसमें व्लॉगिंग का क्रेज़ था। वहाँ पर अफ्रीका का एक डांस होता है जिसमें आपने देखा होगा, गर्ल्स होती है वो जो झुक जाती है, वो पीछे से ऐसे करती है ना, हाँ, जो क्या बोलते हैं, हाँ आप सही बोल रहे हो उसको, तो वो वाला डांस कर रही थी और उसका बॉयफ्रेंड भी था भाई उसके साथ में, तो भाई उसके बॉयफ्रेंड की भाई गर्लफ्रेंड है, तो वो तो कैसे भी डांस करे। और वो क्या है, वो हर एंगल से उनका वीडियो बनाने लग गया। नया नया व्लॉगिंग का शुरू होता है ना कि भाई ये वीडियो तो बना लेता हूँ, ये तो फुल चलेगा, ये तो फट जाएगा इंटरनेट पे, कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा, हर हाँ चीज़ capture ये ऊपर लेफ्ट एंगल, राइट एंगल, ऊपर सब बना लिया उसने। तो वो उस मतलब उसके साथ मैं भी था, मैं आराम से अपने वहाँ पर बैठा हुआ था, वो आया दौड़ता दौड़ा, भाई मेरा कैमरा खोस लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई ऐसा क्या कर दिया तूने, कैमरा खोस लिया अभी तो खरीद के लाया, कुछ तगड़ा ही करा होगा, कुछ तगड़ा ही कांड किया है तूने, कैमरा खोस लिया। फिर वहाँ पर गए तो पुलिस ऑफिसर को बुला लिया। तब तक मैं बोल रहा हूँ ना भाई, ह्यूमन राइट्स में तुम्हें गरीब से गरीब आदमी है ना अफ्रीका का, वो तुम्हें आगे नहीं जाने देगा। हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम तो गुलाम बने हुए हैं पुलिस वालों के, इन मंत्रियों के। कोई आगे से निकल जाता है तो ऐसे से, और पुलिस वाला निकल रहा है ऐसे, बना भाई वो लोग बड़े एक्सपर्ट हैं राइट्स में। तो उस लड़की ने गाने लग गई इंग्लिश में पूरी कि तुमने मेरी फिल्म बनाई, ये तो वायलेशन हो गया, ये हो गया, मैं तुम पे केस फाइल करूँगी, शूट करूँगी, कोर्ट में मिलो, ये मिलो, वो मिलो। अब उसका बॉयफ्रेंड था, वो कुछ लोग क्या है, जैसे आप ट्रेन की जर्नी में 1-2 दिन जा रहे हो तो आपका एक ग्रुप बन जाता है जानकार आसपास के, तो मेरे साथ एक ग्रुप था। तो अफ्रीका में कहीं भी घूम रहे हो ना, तो जब तक आप किसी को खिलाओगे पिलाओगे नहीं ना, तब तक आपका कोई दोस्त नहीं है भाई, ठीक है, कब तुम्हें छोड़ दे पता नहीं। तो मैं उनको एक बार सेवा कर दी थी, बियर यही 30-40 रुपए की आती है वहाँ, तो बियर पिला दी थी। बियर नॉर्मल है, पानी की तरह, वहाँ पीते रहते हैं वो सुबह शाम, ऐसे नहीं पिया और नशा हो गया गिर गया, ये सीन नहीं होता। बियर तो नॉर्मल। तो वो लड़के मेरे साथ थे, वो बोला भाई क्या हो गया, ये वो लड़का छोटा था एज में मेरे से, तो वो मेरे को आगे, भाई तू संभाल यार इसको। तो उसका बॉयफ्रेंड था, वो भी बोल रहा केस कर देंगे, ये कर देंगे। मैं उससे बोला भाई क्या बात होगी, तू ये बता काम वाम क्या करता है। वो बोला मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मैं बोला यार मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कोई दिक्कत नहीं, साथ में काम करेंगे, मैं तेरे को 2-4 प्रोजेक्ट दूंगा यार, ऐसी क्या बात है, ये तो अपना छोटा भाई है यार, इसको छोड़ दो। तो वो लड़के हैं ना जिनको बियर पिलाई थी, वो अलग से बोलो भाई अभी बोल, अभी इनको दोनों को, लड़की है तो क्या हुआ, अभी सलट देंगे इनको, ये तेरे दोस्त को बोल ही कैसे सकते हैं। मतलब 3 ग्रुप बन गए, एक हमारा ग्रुप हो गया, एक वो लड़की वाला जो उसका बॉयफ्रेंड का ग्रुप, एक जो हमारे साथ, जो मेरे साथ थे वो ग्रुप हो गया। और वहाँ पर वो क्लब में अलग ही माहौल बन गया भाई, रोड़े वाला की बोतल टूटने वाली है। अब पुलिस ऑफिसर भाई बोले पहले तो आप बात कर लो, उसके बाद हम कर देंगे जो करना होगा। वो कैमरा वैमरा नहीं दिया। फिर वो लड़का था ना, वो जो उसका बॉयफ्रेंड, उसने मेरे से बात की, यार अपना तो सेम ही सेक्टर है, सेम ही है, साथ में काम करेंगे भाई, ये वो है। उसको उसकी गर्लफ्रेंड को बोला छोड़ यार, इससे गलती हो गई है वो। मैं उस लड़के को बोला दोबारा कैमरा मत दिखा। पर आपने सही बात कह दी, प्रोजेक्ट दूंगा तुझे, मान जा। दिया प्रोजेक्ट नहीं दिया यार किस, अब प्रोजेक्ट का अब प्रोजेक्ट तो यहाँ चल रहा है अभी, पॉडकास्ट। उसको बचाना था यार लड़के को, कैसे भी, समझ रहे हो आप। अब ग्राफिक डिजाइन तो यहीं खूब है यार, इंडिया में अपने भाइयों के साथ काम करेंगे ना। अब उसकी भी गलती थी यार, नाच रही थी तो क्लब में वो भी माहौल आके बना लिया वीडियो, ये बोल देती डिलीट कर दे, समझ रहे हो, वो तो उसके गले ही पड़ गई। तो ये सब चीजें भी बहुत होती है भाई। गलत तो ऐसे वो भी कर रहा था कि हर एंगल से ही वीडियो ले, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। कल्चर शॉक तो इसकी है वैसे, पहले देखो देखा मैं जाए। बताता हूँ आपको, नई जब व्लॉगिंग मैंने भी शुरू की थी ना, अपने को क्या जुनून होता है कि यार ये मूवमेंट ना छूट जाए, ये मूवमेंट ना छूट जाए, ये ना छूट जाए, बट ये वो मोमेंट तो उनका हाँ मोमेंट ये मूवमेंट। वो तो बोल रहा भाई ऐसी चीज बना के लाया हूँ, वो 2-3 बार गया था, बोले ये तो चलेगी ये चीज तो अपने। फिर उसने उसे कंटेंट सीधे 10 मिलियन चाहिए। हाँ बोले ये उसने चीज कंटेंट डिलीट करा के कैमरा दिया या फिर कुछ ऐसे नहीं ही? किया, वो नहीं आया और उसने डाला भी, कुछ नहीं आना चला नहीं चला? हाँ, वो तो यार फिर मैंने चेक नहीं किया चला कि नहीं चला। उसको लगा सकते हैं, पे हम लगा देंगे। लगा दो, मैं दे दूंगा आपको, क्लिप लेके दे दूंगा। हाँ कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं। कौन सा डांस कर दिया वो दूसरा केस फिर मेरे पे होगा कि अब ये क्लिप निकाल के मैंने आपको फिर आप नहीं जा पाओगे ना, प्रोजेक्ट दिया और पूरे इंडिया में वायरल कर दिया। पहले से बैन है इंडियंस, तुम और बैन करवाओगे, रही गई कसर पूरी करवा दोगे। नहीं भाई फिर नहीं डालते, हम नहीं चाहते इंडियन। नहीं यार दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, डाल देना। आप अपन ऐसे तो देख लेंगे, डालेंगे। अरे अपन देख लेंगे, अपने भाई है वहाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तंजानिया में अपना जो बिजनेस का जो है ना, वहाँ पर अच्छा माहौल है इंडियंस का। अच्छा, आप किसी सेक्टर में लगा लो, होटल्स में लगा लो, फूड में लगा लो, ट्रैवल में लगा लो,
सफारीज में मुझे तो ये लगता है कि ये इंडियंस जो बहुत सारे जाते हैं, महंगे महंगे सफारीज है, ऐसी ऐसी कंपनीज के थ्रू करती हैं, इनको इतना चार्ज करती हैं। सबसे अच्छा अगर वहाँ की सफारी करनी है तो इंडियन कंपनी के कांटेक्ट कर लो और बोल दो भाई हम इंडियन ही है, यूएस वाला रेट मत लगाओ, हमारे नॉर्मल रेट टिका लो। हाँ 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 हाँ। बहुत बहुत लोग हैं वहाँ पर, बहुत जानकार हैं। भाई आप रवांडा भी गए हुए, वहाँ का बताओ कैसा है सिस्टम सारा? हाँ, रवांडा क्या है, युगांडा से बॉर्डर लगता है रवांडा का। तो रवांडा को क्या है, सिंगापुर बोलते हैं, मतलब अफ्रीका का सिंगापुर। और रियल में वहाँ पर जो सिक्योरिटी है इस टाइम पे, आप सेफ फील करोगे, आराम से घूमो, जो क्लीन है, जो उन्होंने सबसे इजी कर रखा है, वहाँ आप जाओ एक दिन में तो बिजनेस सेटअप कर लो। एक दिन में? हाँ भाई, इतना सिंपल प्रोसेस कर रखा है। और वहाँ सबसे के कॉमन जो बिजनेस प्रेसिडेंट है, पोल कुछ करके है, कागामा कुछ ऐसे करके, जब 2000 के बाद में उनका मतलब रह गया था। अब लास्ट बार 99% वोटिंग से जीता है वो बंदा। अच्छा। 99। अब वो कुछ लोग बोलते हैं ये डिक्टेटर है, अब वो तो खुद जाने, बट लोग कुल मिला खुश के है लोग वहाँ। सेटिस्फाई है, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो चाहे कुछ हो, लेकिन लोग सेटिस्फाई है। डेवलप्ड किस हिसाब से है? डेवलप्ड इस हिसाब से है भाई, एक तो उन्होंने इंफ्रा बहुत अच्छा बना रखा है। इंडिया से बेटर है? किगाली जो उनका कैपिटल सिटी है ना, वो तो इंडिया से बेटर है भाई। दिल्ली से, दिल्ली कैपिटल से ऑब्वियस सी बात है यार, दिल्ली तो कितना कंजेस्टेड हो चुका है यार, कितना कचरा है दिल्ली में। दिल्ली में कौन आना पसंद करता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं जयपुर रहता हूँ, जयपुर ले लो, चंडीगढ़ ले लो, इधर जो भी अच्छी थोड़ी क्लीन सिटी है ना, उनको बोलो आप दिल्ली में रहना पसंद करते हो क्या, आप चाहिए वो सर्वे करवा लो, 99% बोलेंगे भाई हम रहना पसंद नहीं करते। बट कैपिटल सिटी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज हो रही हैं, बिजनेस हब है, नोएडा से कनेक्टेड है, गुड़गांव से कनेक्टेड है, तो रोजगार कर रहे हैं लोग, रह रहे हैं, ठीक है, उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। रवांडा में एक रूल है, वो रूल ऐसे है कि भाई एक हॉलीडे रखेंगे वो, जैसे एक वीक है उसमें से एक दिन ऐसा रहेगा, मान लो फ्राइडे, उस दिन कोई काम नहीं करेगा, सब दुकानें बंद, सब गवर्नमेंट ऑफिस बंद, सब प्राइवेट बंद, और लोग अपने घरों से निकलेंगे, साफ सफाई करेंगे शहर की। हाँ, कोई गवर्नमेंट वाला बंदा नहीं आएगा। गवर्नमेंट वाले जो बंदे हैं वो तो अपना डेली काम करते ही हैं सफाई का, पब्लिक निकलेगी, आम जनता भी सफाई आम करेगी। जनता निकलेगी और पूरी सिटी को साफ करेगी, जहाँ जहाँ गंदगी लग बहुत रही है। सही चीज है। बहुत सही चीज़ है, और सेफ इतना भाई। उस कंट्री में मैं गया था ना, तो मेरे को ऐसे डर लग रहा था, क्योंकि एक्सपीरियंस युगांडा का था मेरे को, कि भाई ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा। बट जैसे ही मैं उस कंट्री में एंटर किया तो 1-2 दिन थोड़ा डर के रहा। रात को मैं 3-1 बजे बाहर देख रहा हूँ होटल से, तो भाई वहाँ क्लब चलते हैं, लड़कियाँ रोड पे गिर रही पड़ रही, वहाँ की लोकल है ना, और भाई बाइक वाले उनको लेकर और घर छोड़ के आ रहे। तो मैं दूसरे दिन वहाँ पर इंडिया का एक होटल था उसके पास जाता था, अब वहाँ के लोकल से तो क्या ही बात करें भाई, ठीक है। उससे मैं बोला भाई ये क्या सीन है रात के 3-3 बजे तक यहाँ, तो यार इतना, बाकी तो नेबर जो कंट्रीज उसमें तो माहौल ख़राब है। तो उसने बताया भाई यहाँ इतना सेफ है, 3 बजे क्या 4 बजे क्या, किसी भी टाइम तूने बाइक वाले को बोल दिया ना मेरे को छोड़ गया, वो बंदा तेरे को घर के अंदर छोड़ के आएगा, और 1 रुपये ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा, 1 रुपये कम, मतलब चार्ज बिल्कुल जो फिक्स है वही चार्ज करेगा। टीवीएस की बाइक्स बहुत चलती है वहाँ पर, टीवीएस। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो मोस्टली क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस है? काम तो नॉर्मल है, लोग गरीब भी है वहाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा गरीबी नहीं है, गरीब आज भी है। बट वो जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है ना, उसने रूल ऐसे बना रखे हैं कि वहाँ पर बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी और सेफ्टी किडनैपिंग वगैरह वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अब मान लो मैं इंडियन हूँ, मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन हूँ, जैसे मान लो कि अपनी रिलायंस है या अडानी है, वो बोलेंगे भाई हम यहाँ पर एक कुछ बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, उसमें तो हमें वर्कर की भी ज़रूरत पड़ेगी 3-4 हज़ार की, कहाँ से आएंगे, उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, पता चले सुबह आ रहा है शाम को आ नहीं रहा, या छोड़ के चला गया, ये कर दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या रूल टाइट कर दिया कि तुम यहाँ बिजनेस करो। पहले तो ईज ऑफ बिजनेस कर दिया कि तुम आओ यहाँ पर अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करो, एक दिन में तुम्हारा बैंक अकाउंट ओपन, तुम्हारे रजिस्ट्रेशन फटाफट करवा देंगे। फिर तुम्हें जो वर्कर होंगे उनका एटीट्यूड बिल्कुल सही रहेगा, कुछ भी गलत करता है, बिहेव करता है, हम उन पे एक्शन करेंगे, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी हम दे रहे हैं तुम्हें। तो हो गया, बस यही चाहिए बिजनेसेस को, और क्या चाहिए। मार्केट तो अपने आप बना ही लेते हैं। मार्केट तो भाई जैसे फार्मा है उसका मार्केट तो पूरे वर्ल्ड में ही है, फूड है उसका मार्केट भी पूरे वर्ल्ड में ही है, और जैसे खाने पीने की चीज़ें उसका मार्केट तो अपने आप बन जाता है भाई, एक बार कंपनी को वो मिलना चाहिए बेस। अब जैसे इंडिया के वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट है, एक पंजाबी अंकल है, मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूँगा, मेरे से मतलब बहुत लगा उनका, पंजाबी तड़का के नाम से उनका रेस्टोरेंट है, 40 साल हो गए उनको, आयरलैंड, रवांडा में। और एक आयरलैंड कंट्री है, वहाँ भी उनका मतलब वो रेस्टोरेंट है, 1-2 जगह और रेस्टोरेंट है। वो भाई इतने डाउन टू अर्थ बंदे, इतनी बड़ी चेन होटल्स की, आप ये मानो मैं उनके पास में गया, अपने हाथों से उन्होंने रोटी बनाई खिलाई मेरे को, वर्कर भी थे वहाँ, बट बोले यार वो बात नहीं, मेरे को पता है तेरे को इंडियन खाना खाए बहुत टाइम हो गया, इंडियन चाय बनाई, इंडियन खाना बनाया और उसने खिलाया।
और भाई उसका जो लड़का है वो मतलब गवर्नमेंट में बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है। वो बोले भैया कहाँ रुके हुए, फ़ोन करके बुलाया, उसने होटल तक छोड़ गया। दूसरे दिन तो उसने होटल चेंज करवा दिया मेरा, बोला आप वहाँ नहीं रुकोगे, यहाँ आओ, यहाँ रहो आराम से, अच्छा, फुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फुल फ्री सब कुछ। फिर मैं वहाँ कुछ गुजराती लोगों से भी मिला, वो भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, बहुत सारे तो लोग। वो जो सिटी है रवांडा, किगाली कैपिटल सिटी है उसके आसपास भी घूमे आप और शहर भी घूमे भाई, उस उसके देश आसपास भी। हाँ, बहुत 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 खूबसूरत सिटी है, मतलब बिल्कुल ग्रीन है, छोटे छोटे हिल्स हैं, पहाड़ी हैं, वहाँ झील भी है। ट्राइब्स वगैरह वाला कल्चर ट्राइब्स है इतनी या नहीं है, फिर वो गोरिल्ला के लिए पूरी फेमस है। कॉर्पोरेट सिटी है पूरी? गोरिल्ला है वहाँ पर, उसके लिए थोड़ा सा फेमस है। अच्छा, तो वो क्या है, वो एक महंगी टिकट होती है, वो लेके जाओ, दिखे तो दिख जाए, नहीं दिखे आपने स्पॉट किया? नहीं, मैं वहाँ गया नहीं वो एक्सपीरियंस करने। थोड़ा सा अपना वो थोड़ा लग्जरी टच रहता नहीं। मैं अपना बिजनेस के लिए जाता हूँ, बिजनेस की चीज़ कर लेता हूँ, बाकी लग्जरी ट्रेवल में करता नहीं। जैसे मसाई मारा वगैरह मैं खुद ही नहीं गया। अच्छा, तंजानिया में बलून सफारी, ये जो हवाई जहाज़ वगैरह से उड़ना, ये सब फ्री है मेरे लिए, मैं गया ही नहीं भाई। मतलब वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है, लग्जरी वाली। पर अगर जैसे कोई और बंदा आपकी तरह वहाँ पे बिजनेस ही करना चाहता है, तो कोई टिप आप देना चाहते हो कि भाई इस चीज़ किस से चीज़ का बिजनेस वहाँ पे सबसे अच्छा चलेगा? अगर वो लोग किस चीज़ का बिजनेस, वहाँ क्या कमी है या कुछ ऐसा है? हाँ देखो भाई, एक तो वहाँ पर आईटी मार्केट है ना, जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो प्रॉपर हिट करेगा। मैं युगांडा में था, और युगांडा में जो एप्पल के जो स्टोर्स होते हैं ना, अपने जो सर्टिफाइड स्टोर्स होते हैं, वहाँ का केरला का एक बंदा था, ओनर था, जिसने रवांडा, युगांडा, तंजानिया, जो सूडान वगैरह, साउथ सूडान, इधर उसके सारे स्टोर उसके अंडर में थे। अब जिस कंपनी को उसने प्रोजेक्ट दे रखा था ना कि भाई मेरे एड्स रन करो, मेरे को बिजनेस लाओ, अब मैं वो आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, ये जो लोग हैं ना, इनके पास में भले ही पैसा उतना नहीं है, बट एटीट्यूड सेम है। वही 5 डे वर्किंग टाइम हो गया तो निकलो, क्लाइंट भाड़ में, अपने को कोई लेना देना नहीं, कॉल नहीं करेंगे, कॉल नहीं उठाएंगे, ईमेल का जवाब नहीं मौज देंगे, चल रही है। मौज चल रही है, फ्राइडे को पैसा उड़ा देंगे, मंडे का मंडे को देखेंगे। तब वो उस बंदे ने, कोई मेरा दोस्त था, उसने बोला यार ऐसे ऐसे हमारे इंडियन क्लाइंट अब बहुत बड़ा, उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी वेबसाइट बंद है, तो तुम आना, मेरे बॉस ने तेरे को इनवाइट किया है। मैं बोला आ जाएंगे भाई, एक दिन टाइम निकाल के मैं वहाँ गया, तो उसने मेरे को वेबसाइट दिखाई, वेबसाइट बंद, चल ही नहीं रही। और भाई वो एड कैंपेन रन कर रहे हैं गूगल के, और गूगल के एडियन मतलब एड्स रन कर रहे हो मिलियंस वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग, तो इंडिया के भी लाखों में थे वो पैसे। जब तुम्हारा ऐड तुम रन कर रहे हो तो रीडायरेक्ट तो वेबसाइट पे करोगे, वेबसाइट ही बंद है तो मतलब वो पैसा वेस्ट। और ऑनर उनको मेल पे मेल कर रहा है, यार मेरी वेबसाइट ऑन कर दो, ये कर दो, और उनको उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान ही नहीं है जिस टेक्नोलॉजी की वेबसाइट थी। अच्छा, तो ऑनर ने मेरे को बुलाया, तो मैं वहाँ जाके देखा, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, एक छोटी सी चीज़ थी सर्वर में, मतलब मुश्किल से 1 मिनट की चीज़ थी, मैंने उसको सही कर दिया। वो ओनर खुश हुआ, इंडिया के 50,000 रुपये मेरे को साथ के साथ लिफाफे में डाल के दे दिए। वो जो होता है ना फैसिलिटेट करना, वो अलग कर रहा मेरे को कि भाई हमारे तो ये बहुत तगड़ा डेवलपर आया इंडिया से, तूफान मचा। अच्छा। हाँ, अब भाई उसने 7 दिन मेरे को बुक कर लिया, बोले मेरे सारे फंसे हुए प्रोजेक्ट तू ही निकालेगा यहाँ से आईटी के। वो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, हमारा तो काम करना है, वहाँ करें यहाँ करें, घूमते घूमते पैसे कमा रहे, इससे अच्छा और कहाँ है। और तुम पैसे भी दे रहे हो 2000, इज्जत भी दे रहे हो, और क्या चाहिए। पहली बार ही 50,000 मिल गए। और वो मैं तो कभी सोचा नहीं था अफ्रीका में भी आईटी। तो फिर वो क्या है, उस मालिक के पास में मिलाने लेके गया मेरे को, तो उस मालिक ने बताया, बोले सुनील काम तो मैं इंडिया से भी करा लूँ, तुमसे भी करा लूँ, बोले ये गवर्नमेंट के यहाँ के रूल ऐसे हैं कि मैं अगर इंडिया पैसा भेजूंगा ना तो इतने टैक्स लगाएंगे मेरे को, तो इतना महंगा पड़ेगा, गवर्नमेंट को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा मेरा। वहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर ही ऐसा है, अगर तुम मनी को मतलब बाहर भेज रहे हो तो। और उसके मुंह पे बोल रहा, बोले ये मेरे पता नहीं कितने मिलियन पैसे खर्च कर चुके हैं, मेरा कॉल नहीं उठाते, मेरे ईमेल का जवाब नहीं देते, बोले इनका एटीट्यूड अलग है। बोले इंडियन एटीट्यूड नहीं है, जो तुम कभी भी रात को लैपटॉप लेके बैठ जाते हो, वो एटीट्यूड नहीं है इनका। तो भाई ये चीज़ है, कोई अगर मेहनती बंदा है ना और आईटी में अगर वो ग्रो करना चाहता है, तो मैं ये बोलूँगा अफ्रीका में, रवांडा में, और युगांडा भी अच्छा ग्रो कर रहा है भाई। बढ़िया युगांडा में scope मैंने है। देखा है लोग डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ जाके अच्छी कंपनी डालो, अच्छे अच्छे क्लाइंट पकड़ो, इंडिया के मिल जाएंगे यार, इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। इंडियन क्लाइंट चाहते हैं कोई इंडियन कंपनी आए जिसको हम आउटसोर्स करें। ओके, फिर भाई उस बंदे ने आज तक मेरा उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट है, उस कंपनी के साथ में, वो मेरे को आज भी सप्लाई करते हैं प्रोजेक्ट। फिर तो वहाँ की जो सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है ये वो, और उनके साथ में खूब डील, क्योंकि उनसे वो प्रोजेक्ट ही क्लोज नहीं हो रहे थे, उतने स्किल सेट नहीं था उनके पास में। और वो जो बड़ी कंपनीज थी उनके पास में उतने ऑप्शंस नहीं थे, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा था। नहीं तो सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर का काम है ना वो इंडिया से होता है वर्ल्ड में, सर्विसेज में।
हम एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। एआई के बारे में तो अभी उन्हें मालूम ही नहीं होगा कुछ। एआई के बारे में क्या है, इंडिया में भी क्या मालूम है एआई के बारे में? इंडिया में भी तो टूल यूज कर रहे हैं, वही हल्क को बना दिया, वो कोई सो रहा है कोई बच्चा नाच रहा है, कोई वो तो कंटेंट वाइज इंडिया में हो रहा है यार। फिर भी मतलब अर्बन सिटीज में तो थोड़ा बहुत फिर भी अवेयरनेस इंडिया से कंपेयर मत करो। इंडिया में तो एआई में अगर मानो ना तो चलो 90% तो ये कचरा बन रहा है, बट 10% लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, खुद के मॉडल्स ट्रेन कर रहे हैं, खुद के एआई मॉडल्स बना रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं। आप आईटी सिटीज़ में चले जाओ, बेंगलोर हो गया, नोएडा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में तो कम। बट यूएस से तो हम अभी कम्पीट नहीं कर रहे, चाइना से हम कम्पीट नहीं कर रहे सॉफ्टवेयर में। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ अफ्रीका कहाँ है एआई? अफ्रीका में कहीं नहीं है यार, वो लोग अपना काम चला रहे हैं, बस वो धक्का दे के काम चला रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ तो मैं बोल रहा अगर हूँ किसी को बेसिक एआई भी आता हो तो भी जाके बढ़िया अच्छा काम कर सकता है भाई वो। और इन सॉफ्टवेयर्स की बहुत डिमांड है, जैसे रेस्टोरेंट के सॉफ्टवेयर हो गए, होटल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हो गए, टूरिज्म के सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे मैं तो करता हूँ उस इंडस्ट्री में काम। तो भाई सालों साल यही काम चलता है, नए नए सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं कि हमारे ठीक है यहाँ से बुकिंग आ रही है, इस टाइप से यहाँ से हमारी फाइनेंशियल कैलकुलेशन हो जाए, यहाँ से हमारी रिडायरेक्ट होकर यहाँ चले जाए, यहाँ से हमारे होटल वालों को कमीशन मिल जाए, यहाँ से हमारी ईमेल्स मार्केटिंग होती रहे, ईमेल्स जाते रहे क्लाइंट को। वो सालों साल वही सॉफ्टवेयर पे काम करते रहते। तो इंडिया का अगर कोई बंदा जाके इस टाइप के सॉफ्टवेयर उनको रेडीमेड सॉफ्टवेयर उनको डिलीवर तो अच्छा बिजनेस कर सकता है वहाँ पे, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। आपका भाई वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा जो पुअरेस्ट कंट्री है बुरुंडी, आप वहाँ पर भी तो गए थे? भाई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये रवांडा से लगती हुई है पुअरेस्ट कंट्री जो बुरुंडी है। अब आप देखो, रवांडा और बुरुंडी एक साथ आज़ाद हुए, एक साथ स्वतंत्रता मिली इनको 1962 में। उसके बाद में एक तो बन गया अफ्रीका का सिंगापुर बोलते हैं एक को तो, और एक वर्ल्ड का सबसे गरीब देश बन गया। अब कहाँ चूक हुई है, और दोनों को बेल्जियम ने ही वो किया है, रूल किया है, और सेम डे ही आज़ाद हुए हैं दोनों। कहीं ना कहीं तो चूक हुई है ना, वो चूक तो लीडरशिप की हुई है। और रवांडा में भले ही बोलते हैं कि भाई डिक्टेटरशिप है, अभी लास्ट बार जो इलेक्शन हुआ है उसमें वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो 99% वोटिंग से जीता है, तो लोग बोलते हैं भाई डिक्टेटरशिप। बट वो डिक्टेटरशिप उन लोगों के काम तो आ रही है कम से कम। एक कंट्री है उसमें डिक्टेटरशिप नहीं है, बट वो सबसे गरीब बना बैठा है, क्योंकि वहाँ की जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो या करप्शन होगा, डिसीजन मेकिंग सही नहीं कर पा रहे होंगे। अपने को तो एंड कंक्लूजन पता है कि भाई वो गरीब है। मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, कचरे के जो ढेर होते हैं ना उनसे खाना निकाल कर खाते हुए लोगों को। तो आप वहाँ जब गए थे तो आप रुके थे कहाँ, मतलब होटल वगैरह थे? होटल में रुके थे। और वो ठीक होटल थे, ऐसे लग्जूरियस थे, कैसे थे? देखो यार, होटल तो आप चीज सबसे गरीब कंट्री में चले जाओ, चाहे सबसे अमीर में चले जाओ, चेन तो मिलेंगी, होटल्स की चेन मिलेंगी वगैरह और ये सब है, हायत। भले ही चाहिए, जैसे इंडिया में हर सिटी में मिल जाएंगे, भले ही वो चाहिए कैपिटल सिटी में मिलो, बट मिलेंगी जरूर आपको। ये लोग अपनी एक चेन तो बना ही लेते हैं, क्योंकि फॉरेन से वो भी एक अपना ही मजा है, गरीब देश को एक्सप्लोर करना भी अपनी। और क्या आपने वर्स्ट कंडीशंस वहाँ पे देखी, और क्या देखा आपने गरीब भाई में? फिर मैं एक गांव में गया, मेरे को थोड़ा सा तरस आ गया, इन लोगों के लिए खाना वाना नहीं है, तो फिर हम एक गांव में गए। वहाँ जैसे भंडारा टाइप में नहीं होता, वैसे हम बहुत सारा खाना वाना मंडी से लेके गए, मंडी से खाना उठा के लाए। फिर वहाँ भंडारा किया तो वहाँ पर पूरा गांव आ गया खाने के लिए, खाना खाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे। और जब तक वो खाना बना 2-3 घंटे वहीं बैठे रहे, पूरा खाना खा के। फिर तो जैसे अपने ब्लेसिंग्स करते हैं ना, फिर वो ब्लेसिंग्स करने लग गए यार कि बहुत टाइम बाद में पेट भरा है, ये हो गया वो हो गया वो चीज़। और भाई इतनी सुंदर कंट्री, आप वहाँ जाके देखो, लैंडस्केप देखो वहाँ के, बढ़िया है। हाँ। और वहाँ पर इतनी और वहाँ पे भी सिविक सेंस है लोगों में, या सड़कों पे गंदगी और सड़कें प्रॉपर बनी हुई हैं, या फिर वो वैसी वाली? यार पुअरेस्ट कंट्री में देखो, सड़कें तो प्रॉपर कहीं से नहीं बनेंगी, आपको भी पता है, सड़कें तो प्रॉपर नहीं है वहाँ पर। और सिविक सेंस की बात रही तो सिविक सेंस तो अफ्रीका में इंडियंस से ज़्यादा है, इस क्लीन रखने के मामले में बता रहा हूँ। वो लोग जल्दी सी किसी भी प्लास्टिक की चीज़ को फेंकते नहीं है, और आपको फेंकते हुए मिल गई तो ज्ञान दे जाएंगे 5 मिनट का। तो बुरुंडी में आपको थोड़ी क्लीन स्ट्रीट्स दिखी हैं? क्लीन है यार, वहाँ क्लीन है भाई स्लम है, वहाँ है स्लम, बट जो स्ट्रीट है वो तो क्लीन है। भले ही गरीब लोग घूम रहे हैं उस पर, बट क्लीन तो है वो। वहाँ क्या ब्लैक मार्केट चलता है, जिस कंट्री में ब्लैक मार्केट चल गया ना, मतलब वहाँ पर डॉलर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने लगते हैं। मान लो आप वहाँ बिजनेस कर रहे हो, आपको ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। आप बुरुंडी का पैसा ही नहीं लोगे, आप बोलोगे कि मेरे को तो डॉलर चाहिए। भाई 100 रुपये में मिल रहा है तो मैं 150 रुपये दूंगा लोकल में, बट मेरे को डॉलर ला के दे दो। तो वहाँ एक ब्लैक मार्केट बन जाता है, बैंकिंग सिस्टम को अवॉइड करके ब्लैक मार्केटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर। तो जिस कंट्री में ब्लैक मार्केट सिस्टम शुरू हो गया ना, वो कंट्री समझ लो बहुत, फिर वो फाइनेंशियल्स में डाउन चली जाती है। ईरान पे भी तो कितने सैंक्शंस लग रखे हैं, आप वहाँ पर 1000 रुपये दो इंडियन, आपको गड्डी की गड्डी मिलेंगी।
सबसे शॉकिंग क्या दिखा आपको बुरुंडी में? जैसे कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे गरीबी कंट्री मेरे को दिखा यार वो स्लम में मतलब कचरे से खाना निकाल के खा रहे थे, और वहीं पर कुछ जैसे मैं खाना बांटने गया फिर उस स्लम में मैंने एक लड़के को पकड़ा लोकल, तो मैंने बोला यार मेरे को खाना बांटना है यहाँ पर, तो तुम बता, तो वो बोला ऐसे ऐसे खाना लेके चलो, तो एक नशेड़ी मिल गया भाई वहाँ पर। अब भाई उसने पकड़ लिया, अब जेब में यार देखो जब घूमने जाते हो तो ऐसे अफ्रीकन कंट्री में अपने को पता लिमिटेड पैसे लेके जाओ, बट लेके भी जाओ क्योंकि पैसा ही बचाएगा वहाँ पर रिलेशन बाद में काम आते हैं, पहले पैसा बचाएगा तुम्हें। तो मेरे पास में जितने पैसे थे वो उसने पकड़ लिया, नशेड़ी था भाई स्लम में, तो मैंने पैसे वैसे दे दिए उसको वहीं पर। वो जो गाइड था वो तो दिखाई नहीं कहाँ गया, मैं देख रहा था भाई क्या हो गया, तो वो पहले से ही डर रहा था। तो वो अकेला ही आदमी था या गैंग वैंग टाइप थी? अरे वो तो गैंग रहती है स्लम में, तो पूरी गैंग रहती है, एक सेकंड में इतने लोग आएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा भाई, पूरी गैंग रहती है, उनका तो काम ही रहता है कब आए कोई इसको लपेट ले। अब ये नहीं बोल रहा पूरा स्लम ही खराब रहता है, अच्छे लोग भी रहते हैं यार वहाँ पर, बट कुछ कुछ लोग रहते हैं। तो मैंने तो सीधा भाई जो अपना पैसा वैसा था ना वो दे दिया, बोला ये पैसा है पकड़ो, बात खत्म, जो खाना है जो पीना है पी लेना, मेरे को जाने दे। वो गाइड को ढूंढा, मैं बोला यार भाई तू तो भाग गया फिर वापस होटल आके। वो बोल रहा है यार मैं पहले ही बोल रहा था, मतलब थोड़ा डर डर के मैं पैसे के लिए चला गया कि आज मेरे पे दाढ़ी बन जाएगी, तो इसलिए चला गया, वहाँ दोबारा मत जाना। बाप रे, ये सीन है वहाँ का। और अब सिविल वॉर भी चलती रहती है यार गरीब कंट्रीज में। हाँ सिविल पर वॉर, उधर गन्स वगैरह हैं, जैसे गैंग्स वगैरह हैं वहाँ पे? गैंग्स खूब है सिविल वॉर में, यही तो होता है भाई कि लोकल गैंग बन जाता है वॉर, जो इनकी आर्मी आपस में लड़ने लग जाती है। अब जैसे रवांडा में लगा लो, मैं रवांडा को बताता हूँ आपको, इनका बॉर्डर शेयर होता है इसलिए बता रहा हूँ। रवांडा इनके साथ में वो स्वतंत्रता मिली थी इनको बुरुंडी के साथ में, उसमें भाई ये हो गया शायद 1994 के आसपास, वहाँ पर एक बहुत तगड़ा जेनोसाइड हुआ, हुतू और तुत्सी दो लोकल कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में। वो क्या हुआ, एक जो प्रेसिडेंट था उसका प्लेन क्रैश हो गया वहाँ पर, पहले से तनाव चल रहा था, बट जैसे वो प्लेन क्रैश हुआ ना, वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करता था, तुत्सी से शायद, आई थिंक यस। तो उन लोगों ने फिर उन पे अटैक कर दिया कि तुमने मारा है, वो मतलब मिसाइल से फायर हुआ है, वो कोई छोटा हैंड ग्रेनेड टाइप ऐसे आते हैं ना वो हाथ से छुड़ाने वाले, वो लो लेवल पे ही था उसका प्लेन वगैरह, प्लेन लो लेवल पे था। तो भाई जैसे वो प्रेसिडेंट मरा वहाँ जेनोसाइड शुरू हो गई। सोचो अब कितने लोग मरे होंगे, आप एक बार सोच के देखो। हजारों में? हजारों में नहीं भाई, 1 मिलियन लोग तो ऑफिशियल। अरे भाई 10 लाख लोग? हाँ ऑफिशियल है ये डेटा। तो ये कब की बात है? ये 1994 की। अच्छा। अब वो लोग क्या, अब जिन लोगों को मार रहे थे वो जबरदस्ती कोंगो से बॉर्डर शेयर होता है, उधर चले गए, कुछ इधर रह गए। फिर धीरे धीरे 2000 के बाद में इनका थोड़ा सा सेटअप सही हुआ है। तो 2000 के बाद में जो पोल प्रेसिडेंट आया है, इसने थोड़े रूल्स स्ट्रिक्ट किए, तो कुछ लोग तो वापस आ गए जैसे, और कुछ लोग रिफ्यूजी कैंप में रह गए, कुछ कोंगो में चले गए। आज भी कोंगो और इसकी रवांडा की लड़ाई चल रही है आज भी। ट्रंप नहीं बोलता रहता मैंने रवांडा की लड़ाई खत्म कर दी, मैंने इथोपिया की खत्म कर दी, तो वो रवांडा एंड कोंगो के लिए बोलता है प्रेसिडेंट ट्रंप कि मैंने उनकी लड़ाई खत्म कर दी, पर वो लड़ते रहते हैं क्योंकि कुछ ग्रुप है वो उधर माइग्रेट हो गए थे, वो आज भी उधर, उनमें आज भी वो है कि वो हमारे लोगों को मारा हुआ है, वो बीच बीच में अटैक करते रहते हैं इधर, और बॉर्डर शेयरिंग है। पहले तो ऐसे आना जाना था इंडिया नेपाल, बट अभी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। इंडिया का एक ट्रैवलर था ना शायद, ट्रैवल भी देख के ऐसे कुछ करके उसको कोंगो में जो रेबल ग्रुप है उसने पकड़ लिया था, पानी भी नहीं दिया, 2 दिन तक शायद जेल में रखा था। अच्छा। हाँ उसके मरने की हालत हो गई थी कि बस सब तो खत्म है जीवन, सब कुछ ले लिया था उससे। क्यों? मतलब वो बस एक्सप्लोर कर रहा था एरिया? एक्सप्लोर कर रहा था, वीडियोग्राफी कर रहा था। जैसे ही कोई वीडियोग्राफी करता हुआ मिलेगा वहाँ के जो लोकल जो भी रेबल ग्रुप रहेगा, वो क्या सोचेंगे कि इसको किसी ने इम्प्लांट किया है यहाँ पर, ये इन्फॉर्मेशन लेने आया है। अब उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी होती नहीं कि तुम्हारे फ़ोन को स्कैन कर ले 2-3 घंटे में, वो कहीं भेजेंगे, सवाल ही पूछे और अपनी भाषा में पूछे, सवाल पूछेंगे, भूखा प्यासा रखेंगे और धमकाएंगे, मार देंगे। बहुत लोगों को मारा है कोंगो पे, किसका बस चल रहा है, यूएस का ही नहीं चल रहा अभी तक। वहाँ तो भाई नेक्स्ट लेवल होता है। Next level होता है। कुछ आर्मी के लोग भी है जो वहाँ पे पीस कीपिंग के लिए जाते हैं, वो भी बताते हैं भाई कि खतरनाक ही सीन बहुत ज़्यादा। अब यूएन के ऑफिस बने हुए, यूएन ने क्या कर लिया, यूएन ने भाई किसको बचा लिया आज तक? किसी कंट्री, मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ भी पूछ रहा हूँ, बहुत लोगों से कमेंट करके बता दे रहे, यूएन ने किसको बचा लिया भाई? यूएन ने यूक्रेन रशिया को थोड़ी बचा लिया, गाजा थोड़ी बचा लिया यूएन ने वो जेनोसाइड थोड़ी बचा लिया, कुछ नहीं है। ये अपना ऑफिस बना देते हैं, वहाँ पर इनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ घूमती रहती हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं, पब्लिश करती हैं, फर्जी रिपोर्ट्स की हैप्पी इंडेक्स में आगे है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस में आगे है, ये नीचे है,
अपने रूल निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। अब भाई जेनोसाइड वहाँ हो रहा था, 1 मिलियन लोग मर गए, क्यों नहीं बचाया? युगांडा में इंडियंस को मारा, क्यों नहीं बचाया? 1 लाख इंडियंस को मार दिया, क्यों नहीं बचाया? और आज भी उनका एंताबे एयरपोर्ट है ना, वहाँ पर यूएन का ऑफिस है, उससे निकलते ही लोकेशन बताता हूँ मैं आपको, जी देख लेना आप। जो इजराइल के लोगों को वहाँ बंधक बनाया तब वो क्यों नहीं बचाया? क्यों इजराइल को खुद ही बचा के लेके जाना पड़ा? सही बात है। तो कोई किसी को नहीं बचाता, जिसके पास ताकत है वही आज के टाइम में है। तभी तो डिफेंस पे देखो आप, आज के टाइम में कितना खर्चा हो रहा है, डिफेंस चल रहा है। लास्ट में यही काम आता है, जिसके पास ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात है। हाँ ब्रो, ये तो है। तो कुछ मिला के अफ्रीका का माहौल कैसा है? आप रेकमेंड करोगे ट्रैवलर्स को घूमने जाने के लिए या फिर नहीं? यार देखो, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का एक्सप्लोर करना चाहते हो। वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अफ्रीका की टक्कर में कोई है ही नहीं। आज भी प्रिजर्व करके रखा है उन्होंने। जैसे बोट्सवाना है, वहाँ पर डायमंड निकलते हैं। कोंगो है, वहाँ पर जो अपनी कोबाल्ट बैटरीज वगैरह बनती है, इसमें जो काम आता है वो निकलता है। सूडान में है, सोना निकलता है धुआंधार। अब तंजानिया में चले जाओ, वाइल्ड लाइफ है 1 नंबर की। बोट्सवाना में बहुत तगड़ी वाइल्ड लाइफ है। अब नामीबिया वगैरह से चीता वगैरह लाते हैं इंडिया में, वहाँ भी अच्छी वाइल्ड लाइफ है। तो वाइल्ड लाइफ के और जो रॉ मटेरियल्स है ना, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये हो गए, गोल्ड हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें। अगर किसी को ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी है और लोगों को देखना है कि भाई लोग गरीब लोग हैं तो वहाँ स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे रह रहे हैं, तो ज़रूर जाओ, एक्सप्लोर करके आओ। अब जैसे हम ट्राइब वहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो इंडिया में थोड़ी कर सकते हैं। तो एक हर आदमी का एक मोटिव होता है घूमने का, किस मोटिव से जा रहे हो आप। अब आपको वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना है तो सेरेंगेटी जाओगे या मसाई मारा जाओगे, तो भले ही कैसा भी एक्सप्लोर करे, किसी भी कंपनी का करोगे तो वहीं पर जाके। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक अंकल मिले मेरे को केरला के, वो भी किसी बिजनेस पर्पज से जा रहे थे, मैं भी बिजनेस पर्पज से जा रहा था वहाँ पर। तो वो बताया कि भाई तू गोल्ड की कीमत क्या मानता है यहाँ पर? अवोकाडो भी यहाँ पर आजकल देखो कितना बोखाल मचा हुआ, जब से जिम विम चली है कि अवोकाडो फिटनेस ये वो, इंडिया में आ गया क्रेज है ना। वहाँ पर अवोकाडो ऐसे बिकते हैं जहाँ पर जिनकी कोई पूछता नहीं है अवोकाडो को। अच्छा जी। अफ्रीका में, हाँ, मतलब 20 रुपए में तो आपको इतने एवोकाडो दे देंगे भर के गाँव में। तो उस अंकल का काम क्या था, गांव-गांव जाना और जो फार्मर्स थे ना, जो एवोकाडो की खेती करते हैं, उनको कन्विंस करना, उनको मनाना कि भाई हम आप हमारी कंपनी को बेचो एवोकाडो। वो एवोकाडो वहाँ से जाते थे दुबई से, वो मतलब लेबल लग जाते हैं, फिर स्टिकर दुबई की कंपनी के लगो, इंडियंस के लगो, कहीं के लगो, फिर वो वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अपने आते आते वो एवोकाडो 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये का हो जाता है। और वहाँ पर उस एवोकाडो की कीमत क्या है, 2-3 रुपये कीमत है उस एवोकाडो की। 180 के 70 के 2 आ रहे हैं। हाँ, और यार यहाँ तक आएंगे तो देखो कितनी मशीनरी के थ्रू आ रहे हैं। कोई फ्रीजर में होगा, कोई कैसे रहेगा, कोई कुछ होगा, कोई मतलब पैकेट में रहेगा। वहाँ तो बिल्कुल आपको रियल मिलेंगे। हाँ, यहाँ तो हवा बना रखी है। एवोकाडो इतना हेल्दी है और इतना महंगा भी इसीलिए कर रखा है। इसलिए कर रखा है। और वहाँ के जो, अब सूडान की बताता हूँ, बोले सूडान में वो निकलता है, सोना निकलता है कच्चा, ऐसे पक्का सोना तो नहीं निकलता। तो कोंगो में भी निकलता है, कोंगो में कोबाल्ट, बैटरीज वगैरह में जो यूज होता है कोबाल्ट, वो भी निकलता है वहाँ पर। तो लड़ाई इसी चीज़ पर तो है एक्चुअली। आधी जो लड़ाई है ना इस वर्ल्ड में, वो तो यूएस की वजह से ये घूम फिर के मतलब कड़ी वहीं से जुड़ेगी। ये लोग क्या करते हैं, अब वर्ल्ड में एक अभी जंग छिड़ी हुई इस टाइप की, जो दिख नहीं रही बट छिड़ी हुई है, कि रेयर अर्थ मिनरल्स किसके पास ज़्यादा है। ठीक है, अब चाइना आगे निकल गया। चाइना ने, अब वर्ल्ड का जो हॉटेस्ट प्लेस का नाम सुना होगा, दानाकिनी डिप्रेशन, वहाँ भाई जहाँ इंसान नहीं जा सकता नॉर्मली, वहाँ पर इनकी बड़ी बड़ी रिफाइनरी माइनिंग चल रही है, माइनिंग है, वहाँ से मिनरल्स निकाल रहे हैं लोग। जो छाबा की कैंपिंग है, ट्राइब तो रिमोट एरिया में रहेगी, वहाँ इनकी माइनिंग चल रही है। मैंने खुद आंखों से जो जो देखा है वो बता रहा हूँ, उसके अलावा भी हर जगह माइनिंग चल रही है इनकी। तो ये बोलते हैं कि दुनिया की 95 या 99% उनके पास में। तो यूएस टैरिफ लगाता है तो वो बोलता है मैं तेरे को ये नहीं दे रहा, तो यूएस को फिर झुकना पड़ता है। अब यूएस ने एक नई लड़ाई शुरू की कि जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें रो चीज़ें पाई जाती हैं ना, वहाँ पर कब्जा जमाओ, दोबारा भोकाल जमाओ। तो अपने अलाइज के थ्रू, जैसे दुबई सप्लाई कर रहा है, सऊदी दुबई आपस में लड़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो साउथ सूडान में जो जंग चल रही है अपने, किसका लास्ट में कब्जा रहे, 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक को सऊदी वो कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, एक को यूएई स्पॉन्सर कर रहा है। तो दुबई सोचता है कि, यूएई सोचता है कि मैं लूँगा इनसे ये चीज़ें, वो सोचता है मैं लूँगा, और घूम फिर के स्पॉन्सरशिप आ रही है यूएस से ही। हथियार सब कुछ उन्हीं का यूज हो रहा है और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अभी सूडान में भी तो रातों रात इंडिया ने इजेक्ट किया था, उन लोगों को भागना पड़ा था, उनको लोगों को प्लेन में लेकर आए थे। सूडान में हुआ था तो रातों रात इंडियन लोगों को लेके आई थी एयर इंडिया की प्लेन।
तो ये चीज़ें अफ्रीका में होती रहती हैं। सबसे ज़्यादा डर जो अफ्रीका इंडिया के जो लोग रह रहे हैं उनको यही है कि भाई हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, कब यहाँ पर कोलैप्स हो जाए कुछ नहीं पता। सिक्योरिटी सेफ्टी सिक्योरिटी। करेक्ट। तो भाई जो सबसे जो पुअरेस्ट कंट्री है बुरुंडी, उसमें इंडिया के बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। अब उनकी एक शिकायत है जो मतलब मैं पॉडकास्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। उन्होंने एक्चुअली मैं बुरुंडी में गया भी हुआ हूँ, वहाँ के मैंने ब्लॉग्स भी शूट किए, बट मैंने कभी पब्लिश नहीं किए। उसका एक रीज़न है, उन्होंने बोला यार जो आता है ना बुरुंडी में वो ये दिखा देता है ये गरीब है, ये है वो है। भाई हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी बिजनेसमैन है। और भाई उन्होंने मेरे को अपनी लाइफस्टाइल दिखाई। इंडिया में भी ऐसी लाइफस्टाइल नहीं है, इतने रिच तरीके से रहते हैं वो लोग, और बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पर, और कुछ हार्डवेयर का काम करते हैं दुबई से इंपोर्ट करके ये सब। तो बोल रहे हैं कि जैसे हमारी फैमिली के पास में ये वीडियो जाते हैं कि भाई तुम पुअरेस्ट कंट्री में रहते हो यार, कहाँ बिजनेस कर रहे हो यार, वो तो सबसे गरीब कंट्री है, तुम्हें खाने को नहीं मिलता होगा, कब तुम पे हमला हो जाए, कब क्या हो जाए। बोले यार ये थोड़ी सी रिलेटिव्स मेरी इज्जत डाउन हो जाती है थोड़ी। तो मतलब इंडियंस जो ब्लॉगर्स हैं यहाँ पर आए, उनसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हमारे बारे में तुम दिखाओ यार। मतलब पुअर कहानी है, इंडिया में नहीं है क्या? स्लम्स इंडिया में नहीं है? धारावी थोड़ा कम बड़ा है स्लम है क्या? खूब बड़ा स्लम है, और भी खूब मिल जाएंगे। तो वो एक पहलू भी है यार। आपने देखी है उनकी लाइफ? मैंने खुद उनके साथ रहा हूँ भाई। तो कैसा घर है, कैसी लाइफस्टाइल है, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, क्या खा रहे हैं? जो टॉप मोस्ट जो चीज़ें होती है ना वो चीज़ें चला रही हैं। और गाड़ी की जहाँ तक बात हुई, वहाँ क्या होता है, बुरुंडी में 99% जो गाड़ियाँ हैं ना वो टोयोटा की गाड़ियाँ हैं। ये पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ है। टोयोटा की गाड़ियाँ रिटायर होती है वहाँ से विदेश से, वो सीधी दुबई आती हैं, उनको दोबारा से रिफर्बिश्ड करते हैं, उनको सीधा अफ्रीका भेजते हैं। तो इनका एक पहले से एक रूट बना हुआ है। तो हर एक गाड़ी, हर एक टैक्सी जो मिलेगी ना आपको वो टोयोटा की मिलेगी। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो टोयोटा की बड़ी मिल जाएगी, किसी के पास छोटी है तो छोटी मिल जाएगी। तो टोयोटा की जो ओनरशिप ले रखी है ना उस बंदे से मिला हुआ हूँ। उसने लग्जरी विला बना रखे हैं, बड़े बड़े डेयरी बना रखे हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म बना रखे हैं, और वो चिल रहता है वो बंदा। उसको कोई मोह माया से मतलब नहीं है, बहुत अच्छे से। वो बोल रहा है भाई हमने 1990 के आसपास ये फ्रेंचाइजी ले ली थी यहाँ पर। तो बोलो मैं बोलो टोयोटा की गाड़ी इतनी है तो तुम्हारे पास आएगा सारा काम। तो 2000 पैसे का फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यूपी के खुद बंदे मेरे को मिले, और आज भी मैसेज वगैरह आते रहते हैं। बहुत अमीर बंदे, बहुत पैसा भाई उनके पास, बहुत ज़्यादा। तो एक वो भी पहलू। फिर भी वो उस देश को छोड़ नहीं रहे, रहने के लिए वहीं रह रहे हैं भाई, उनका बिजनेस सेटअप हो गया ना। नहीं ये कुछ लोग तो ऑटोमेट करके कहीं और रहने निकल जाते हैं ना, वो नहीं छोड़ रहे देश। कुछ लोग चेंज करते रहते हैं। जैसे यहाँ से कोई मूड बना के गया, मोटिव उसका है कि मेरे को अफ्रीका में बिजनेस कर रहे हैं। पहले वो बुरुंडी में ट्राई किया 1-2 साल, नहीं हुआ तो फिर रवांडा जाएगा, रवांडा में सेट हो गया तो ठीक है, नहीं दूसरी कंट्री देखेगा। मेरा खुद एक रवांडा में बिजनेस करता था, आज वो तंजानिया में कर रहा है। एक बुरुंडी में बिजनेस कर रहा था, आज वो सूडान में कर रहा है। खुद नॉन में चेंज कर लेते हैं, बट करते हैं अफ्रीका में। ये अफ्रीका गोल्ड माइन है। मतलब गोल्ड माइन तो ऐसे ना, जैसे वो अंकल बता रहे थे मेरे को कि वहाँ से रो जैसे वो निकला। तुम लोकल हो, तुमने कहीं से नदी से जाके सोना निकाला, रो उनके लिए कुछ कीमत नहीं है। जब तक वो रिफाइन नहीं होगा ना उसकी कुछ कीमत नहीं है। जैसे वो रिफाइन हो गया तब कीमत है। तो ये लोग क्या करते हैं वहाँ पर, इनके लिए जैसे अपने मस्टर्ड ऑयल वगैरह आता है ना, कुकिंग ऑयल, तो अफ्रीका के लोग थोड़ा सा फिट ज़्यादा मिलेंगे आपको, भले कम खाते हो, क्योंकि उनके पास में ऑयल हो गया, ये चीज़ें कोई अभी पहुँच नहीं है। मसाले हो गए, नमक हो गया, मिर्च हो गया, इन चीज़ों की पहुँच नहीं है। तो वो अभी भी थोड़ा सा नेचुरल टाइप का खाना खाते हैं, तो अच्छा मिलेगा उनको, मतलब हेल्थ अच्छी मिलेगी। हाँ, बट टेस्ट तो आता है भाई। रिफाइंड ऑयल दे दो उनको। अंकल खुद बता रहा था हम उनको रिफाइंड ऑयल देकर उनसे सोना लेते हैं। इतनी कीमत है वहाँ पर, ऑयल की इतनी कीमत है वहाँ पर। इंडिया से जाता है ये मस्टर्ड ऑयल वगैरह, वो उनको दो तुम, वो तुम्हें सोना देंगे कच्चा। फिर उस सोने को वर्ल्ड का मैक्सिमम जो ये अफ्रीकन सोना होता है ना, ये दुबई जाता है, वहाँ पर इनकी मतलब रिफाइनरीज वगैरह लगी, वहाँ पर रिफाइन होकर फिर इंडिया आएगा, फिर उसकी ज्वेलरी बनेगी, फिर वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट। अब इंडिया में जितनी ज्वेलरी बनती है, जो मेकिंग है, वो कहीं नहीं है वर्ल्ड में। इंडिया में गोल्ड तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है इंडिया में। बट हब दुबई बना हुआ है। दुबई एक हब बन गया वर्ल्ड का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए वर्ल्ड का। ये चीज़ है। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया आपसे बातचीत करके, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था ये पॉडकास्ट। और जो लोग अफ्रीका में कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं भाई, आप भाई की हेल्प लेना चाहो तो भाई का इंस्टाग्राम हम लगा रहे हैं। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप इन्हें रीच आउट कर सकते हैं। बाकी जितनी भी वीडियोस की बात हुई वो हम लगा ही देंगे, इनके चैनल पे भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।
हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। आपको नया पॉडकास्ट कौन से टॉपिक पे करना है, आप फ्री होके, मतलब यू आर फ्री टू कमेंट, आप हमें सजेशंस दे सकते हैं। तो आप हमें सजेशंस दीजिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको जिस हिसाब का कंटेंट देखना पसंद हो वो हम लेकर आते रहें। फिलहाल ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर देना, बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।